हेलो वांगसे लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। इसे मैं इस बार के ईजान फीस्ट कंपटीशन में देने वाली हूँ। इस बार ईजान फीस्ट कंपटीशन का टॉपिक है फॉरबिडन। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरी स्टोरी हिस्टोरिकल है तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक 10 साल के बच्चे को देख रहे हैं जो जंगल में भागे जा रहा है। उसके साथ उसकी माँ भी भाग रही है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटा उन लोगों को हाथ मत आना, वो लोग तुम्हें ना पकड़ पाए। वो बच्चा रोते हुए माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा। उसकी माँ कहती है, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पर कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए और कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर पाए। तुम सबसे बच के रहना। ऐसा कहकर उसकी माँ उसको एक जगह ले जाती है और एक जगह ले जाकर छुपाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में मसाले थी। वो औरत जल्दी से उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है, तुम मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे। जब तक जिंदा हूँ मैं अपने बच्चे की रक्षा करती रहूँगी। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, तुम्हारा बच्चा एक राक्षस है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। अगर वो जिंदा रहा तो अपशकुन हो जाएगा, इसलिए हम सब उसे मारना चाहते हैं। तुम सामने से हट जाओ तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी वो औरत अपने बच्चे की तरफ देखती है जो उसकी तरफ देखकर रो रहा था। वो कहती है, बींग बेटा भागो यहाँ से, तुम इन लोगों के हाथ में मत आना। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, बस अपना ख्याल रखना और अपने बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। बींग हाँ में सर हिलाता है और रोने लगता है और कहता है, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। कांगसा सेरेन कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। बींग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते वो एक पहाड़ी की तरफ जाता है। वो लोग भी उसका पीछा कर रहे थे। कांगसा सेरेन उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक पर्सन कांगसा सेरेन को मार डालता है। विहिंग जब भागते भागते पहाड़ी के आखिरी तक पहुंचता है तो वह घबरा जाता है क्योंकि नीचे एक झरना बह रहा था। विंग सोचता है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी और आगे गया तो मैं झरने में गिर जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो सामने की तरफ देख रहा था। सामने वही सब लोग आ चुके थे और उनके हाथों में मसाल थी। उनमें से एक पर्सन कहता है, ये बच्चा मिल गया हमें, इसे हमें जिंदा नहीं रख सकते। ऐसा कहकर वो पर्सन आगे बढ़ने लगता है। विंग जब ये दिखता है तो घबरा जाता है और अपने पैर पीछे करने लगता है और वो पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से विंग का पैर फिसल जाता है और वो उस झरने के पानी के साथ बहने लगता है। जब सभी लोग ये देखते हैं कि वो बह गया है तो सब अपने मन में कहते हैं, चलो अच्छा हुआ ये मर गया। ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग पानी के साथ बहते हुए काफ़ी दूर आ चुका था और वो एक किनारे बेहोश होकर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर सुबह के वक्त बहुत सारे मछुआरे आते हैं। जब मछुआरे विंग को इस तरह देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक पर्सन जल्दी से विंग के पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है कि नहीं। जब वो लोग देखते हैं कि ये जिंदा है तो उसे उठाकर अपने कबीले में ले जाते हैं। विंग लगभग 2 दिन तक बेहोश रहता है। जब विंग को होश आता है तो वो जोर जोर के रोने लगता है। जब मछुआरे उसकी रोने की आवाज़ सुनते हैं तो जल्दी से उसके पास आते हैं। उनमें से एक पर्सन उसके पास जाकर बैठता है और कहता है, बेटा तुम कौन हो। विहिंग उन लोगों को अपना नाम विहिंग बताता है, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। बस इतना बताता है कि वो अनाथ है, उसके माँ बाप अब उस दुनिया में नहीं है। जब मछुआरों को पता चलता है कि विहिंग अनाथ है और उसका कोई नहीं है तो उसे अपने पास रख लेते हैं। विहिंग को उन लोगों के साथ रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। तभी उनके कबीले में एक घोषणा की जाती है कि राजा के महल में सेवकों की ज़रूरत है, इसलिए हर कबीले में से एक बच्चा सेवक के तौर पर भेजना पड़ेगा। जब कबीले वाले ये सुनते हैं तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अपना बच्चा राजमहल में नहीं देना चाहता, क्योंकि एक बार अगर उनका बच्चा राजमहल में चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। ये सोचकर सभी माएँ रो रही थी। तभी विंग जब ये सुनता है कि राजमहल से बुलावा आया है तो विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं है, आप लोग मुझे भेज दीजिए। इस कबीले के जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं वो कहते हैं, नहीं बेटा तुम तो हमारे यहाँ मेहमान हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं। विंग कहता है, आप लोगों का बहुत एहसान है मुझ पर, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग मुझे भेज दीजिए। इससे कोई भी बच्चा अपनी माँ से नहीं बिछड़ेगा। माँ से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूँ, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। कबीले के लोग विंग को मना कर रहे थे, लेकिन विंग जिद पर आ जाता है, इसलिए सब थक हार कर विंग की जिद मान लेते हैं और विंग को राजमहल ले जाते हैं। विंग को जब राजमहल ले जाया जा रहा था तो राजमहल के द्वार पर ही दरबान ने सबको रोक लिया था, सिर्फ विंग को अंदर जाने को कहा था। विंग पहले तो घबराता है लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है। सभी लोग विंग को जाता देख रहे थे। उनमें से जो बुजुर्ग इंसान था उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, घबराते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी एक पर्सन विंग के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग घबराते हुए कहता है, मैं ईलिंग शहर से आया हूँ,
मुझे यहाँ भेजा गया है। जब वो पर्सन ये सुनता है तो कहता है, ओह, तो तुम्हें यहाँ भेजा गया है राजकुमार की सेवा करने के लिए? विंग हाँ में सर हिला देता है। तब वो पर्सन कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। विंग भी उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो पर्सन एक महल के अंदर घुस जाता है। विंग भी उसके पीछे जा रहा था। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और कहता है, यहीं रुको, मैं राजकुमार से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो राजमहल के अंदर चला जाता है। जब वो पर्सन राजकुमार के कक्ष में जाता है तो देखता है राजकुमार इस वक्त बहुत गुस्से में थे और किसी को पनिशमेंट दे रहे थे। वो पर्सन थोड़ी देर के लिए चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। जब राजकुमार का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल हान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घबराते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी, तुम्हारे लिए एक सेवक लेकर आया हूँ। वांगजी गुस्से से हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल, मुझे कोई भी सेवक नहीं चाहिए। आपको पता है ना, सारे के सारे सर्वेंट कामचोर हैं और कोई भी काम सही से नहीं कर सकते। अभी भी मैंने एक को पनिशमेंट दिया है। अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और वैसे भी हान अंकल, पहले तो आप मेरा सारा काम किया करते थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं करते हो? हान वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि वांगजी, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अब सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए रोज़ नए सर्वेंट लेकर आता हूँ ताकि कोई तो तुम्हारे पास टिक सके। लेकिन तुम कोई ना कोई बहाना करके उस सर्वेंट को यहाँ से निकाल देते हो। वांगजी कहता है, मैं ये सब जानबूझ कर करता हूँ क्योंकि मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। हान अपना सर नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं, हाँ, मुझे पता है और उस चीज़ का तुम सम्मान भी देते हो। मैं कहने के लिए एक मामूली सा सर्वेंट हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अंकल कहते हो और खुद को वांगजी कहने देते हो। नहीं तो अगर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं तो मुझे सज़ा मिल सकती है। तुम इस राज्य के राजकुमार हो और मैं तुम्हें नाम से बुलाता हूँ। वांगजी हान के पास जाता है और कहता है, अंकल हान, मैं कभी भी आपको सर्वेंट नहीं मानता हूँ। मैं आपको अपना अंकल ही मानता हूँ। हान वांगजी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, लेकिन बेटा, मेरी बात मानो, इस बार इस लड़के को रहने दो तुम्हारे पास। अगर ये पसंद नहीं आया तो इसे फिर हम दूसरी जगह काम पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, और जगह काम करने जाएगा तो उसके साथ गलत होगा। तुम्हें तो पता है ना इस राज्य के नियम। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। अंकल हान जल्दी से बाहर चले जाते हैं और विहिंग को बुलाकर अंदर लेकर आते हैं। वांगजी की नज़र जब विहिंग पर पड़ती है तो विहिंग को देखता ही रह जाता है। वांगजी की उम्र इस वक्त 15 साल है और विहिंग की 10 साल। वांगजी विहिंग को देख रहा था। विहिंग बहुत क्यूट नज़र आ रहा था। वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है विहिंग को देखने के बाद। हान अंकल जल्दी से वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, यही तुम्हारा सारा काम कर दिया करेगा। वांगजी घूर घूर कर विहिंग को देख रहा था और फिर विहिंग से अपनी भारी आवाज़ में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? विहिंग जब इतनी भारी आवाज़ सुनता है तो घबरा जाता है और घबराते हुए वांगजी की तरफ देखने लगता है। तभी अंकल हान डांटते हैं और कहते हैं, तुम कभी भी राजकुमार की आंखों में नहीं देखोगे। राजकुमार से हमेशा नज़र नीचे करके बात करोगे। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से अपनी नज़र नीचे कर लेता है और हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद कहता है, मेरा नाम विहिंग है। वांगजी विहिंग का नाम सुनकर कहता है, ठीक है, तुम्हारा नाम विहिंग है। तुम्हें पता है ना तुम यहाँ किस लिए आए हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल हान, इसे सारे काम बता दीजिए, मुझे क्या करना पसंद है और क्या नहीं। अगर इससे एक भी गलती हुई तो मैं इसे पनिशमेंट देने से नहीं चूकूंगा। अंकल हान विंग को काम बता ही रहे थे, तभी अचानक वांगजी के रूम के बाहर एक सर्वेंट आ जाता है और वांगजी को आवाज़ लगाता है और कहता है, राजकुमार, आपको महाराज और महारानी बुला रहे हैं। वांगजी जब सुनता है तो कहता है, ठीक, आ रहा हूँ। कहकर वांगजी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल हान, आप इसे समझा दीजिए, तब तक मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम से बाहर निकल जाता है। गाइस, मैं बता दूँ, वांगजी अपने मदर फादर का इकलौता बेटा था। लैन कुरन और लैनी उसके माता पिता थे। वांगजी अपने रूम से निकलकर लैन कुरन और लैनी के रूम के बाहर आकर अंदर आने की परमिशन मांगता है। लैन कुरन जब वांगजी की आवाज़ सुनते हैं तो उसे अंदर बुलाते हैं। वांगजी जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। लैन कुरन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी, कैसे हो तुम और तुम्हारी स्वर्ड प्रैक्टिस कैसे चल रही है? वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, और मेरी स्वर्ड प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ आजकल तुम बहुत गुस्से में रहते हो। तुमने अपने 2 सर्वेंट को पनिशमेंट दी है। वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, मैं क्या करूँ, वो हमेशा गलती करते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें सज़ा देता हूँ। लैन कुरन ये सुनते हैं, कहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। इस तरह तुम किसी को पनिशमेंट नहीं देते। वांगजी अपने फादर की कहता है और कहता है, बाबा, रूल इज, आपने ही नियम बनाए हैं ना, जो कोई गलती करेगा तो उसको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पनिशमेंट देता हूँ। लैनी प्यार से वांगजी के सर को सहलाती है और कहती है, बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद तुम राजगद्दी पर बैठने वाले हो, तुम यहाँ के किंग बनोगे। अगर तुम इस तरह से गुस्से में फैसला लेने लगे
तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें अपनी प्रजा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। भांगजी जब ये सुनता है तो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, जब राजा बनूंगा तब देखा जाएगा, फिलहाल मैं राजा नहीं हूँ। ऐसा कहकर भांगजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। लैन कुरैन उसे जाता हुआ देख रहे थे। लैनी कहती है, इसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लैन कुरैन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसमें गलती हम दोनों की ही है। मैं राज्य के काम में हमेशा बिजी रहता था, इसलिए मैंने बांगजी पर ध्यान नहीं दिया, और तुमने भी ध्यान नहीं दिया। तुमने उसे नौकरों के भरोसे छोड़ दिया। अब बांगजी बड़ा हो चुका है, लेकिन हमारी बात नहीं मानता है और वो जिद्दी भी हो चुका है। बांगजी अपने रूम में वापस आता है तो विहिंग को देखता है। विहिंग अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। बांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो, मैं नहाना चाहता हूँ। विहिंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। विहिंग सिर्फ 10 साल का बच्चा था। उसे गर्म पानी लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बकेट से बार बार पानी छलक कर उसके हाथ पैर में लग रहे थे, जिस वजह से उसे जलन हो रही थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वो धीरे धीरे गर्म पानी लेकर आता है और वॉशरूम में चला जाता है और बाथटब भरने लगता है। बांगजी विहिंग को ही देख रहा था। पानी भर जाने के बाद बांगजी आता है और कहता है, कौन पानी भरता है? बांगजी में सर रहता है और उठकर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मेरे कपड़े उतारो। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से बांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या? बांगजी कहता है, सुना नहीं, मेरे कपड़े तो मैं नहाना चाहता हूँ। विंग धीरे धीरे बांगजी के कपड़े उतारने लगता है, लेकिन उसके हाथ पैर जले हुए थे। बांगजी की नज़र उस पर पड़ जाती है। बांगजी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये सब क्या है? विंग कहता है, वो गर्म पानी लाते वक्त गर्म पानी हाथ गिर गया था। बांगजी जब ये देखता है तो कहता है, बैठो यहाँ पर। ऐसा कहकर बांगजी विंग को बेड पर बैठा देता है और जल्दी से अपने एक ड्रॉअर के पास जाता है और ड्रॉअर में से एक हर्बल पेस्ट टाइप का कुछ निकालता है और विंग के हाथ में लगाने लगता है। विंग को बहुत जलन हो रही थी। वो बार बार सी सी कर रहा था। बांगजी उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है कि शुरू शुरू में थोड़ा जलेगा, सह लो। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद मुंह से कोई आवाज़ नहीं करता है। बांगजी अभी भी वो लेप विंग के हाथ में लगा रहा था और फिर खुद ही फूंक मार रहा था। विंग बांगजी को हैरानी से देख रहा था। लेप लगाने के बाद बांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम रसोई घर में जाओ और जाकर सर्वेंट से बोलो मेरा खाना लगा दे। विंग मुंह में सर हिलाता है और बांगजी के रूम से निकल जाता है। बांगजी वॉशरूम में जाकर नहाने लगता है। थोड़ी देर बाद बांगजी बाथ लेकर बाहर आता है और पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तब तक विंग भी वहाँ आ चुका था। विंग के साथ 2-3 सर्वेंट थे जिनके हाथ में खाने की ट्रे थी। सारे सर्वेंट खाने की ट्रे एक टेबल पर सजा देते हैं। तब तक अंकल हान भी वहाँ आ जाते हैं। अंकल हान ये देखने आए थे कि विंग अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। अंकल हान आकर बांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये काम सही से कर रहा है ना? बांगजी कोई भी जवाब नहीं देता और जाकर टेबल पर बैठ जाता है खाना खाने के लिए। बांगजी अपने हाथ में चॉपस्टिक लेता है और अपना खाना खाना स्टार्ट ही कर रहा था। तभी अचानक बांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो एक साइड चुपचाप खड़ा था। बांगजी विंग को देखता है और कहता है, इधर आओ। विंग जल्दी से बांगजी के पास आ जाता है। बांगजी विंग को बैठने का इशारा करता है। विंग हैरान था। अंकल हान भी हैरान हो जाते हैं और बांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राजकुमार ये क्या कर रहे हो? वो एक सर्वेंट है, वो आपके साथ कैसे बैठ सकता है? बांगजी कहता है, मैंने आदेश दिया है तो उसे बैठना पड़ेगा। ऐसा करके गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जब देखता है कि बांगजी उसे गुस्से से देख रहा है तो वो जल्दी से बैठ जाता है। जब ये देखता है कि विंग बैठ चुका है तो बांगजी एक बॉल लेता है और उसमें खाने का कुछ सामान रखता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। अंकल हान जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार ये क्या कर रहे हैं? आप अपना खाना उसको क्यों दे रहे हैं? बांगजी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अगर इस खाने में जहर होगा तो? अगर मैं मर गया तो? मैं ये चेक कराने के लिए उसे दे रहा हूँ कि इसमें जहर है कि नहीं। आज से जब भी कोई खाना आएगा पहले ये चेक करेगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। ऐसा कहकर बांगजी बॉल को विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग के हाथ कांप रहे थे। विंग वो खाना नहीं खाना चाहता था। विंग नाम में सर हिलाता है। बांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? विंग फिर से नाम में सर हिलाता है तो बांगजी कहता है, चुपचाप करके खाओ जो मैं दे रहा हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वो खाने को ले लेता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। बांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, आराम से खाओ, खाना भाग नहीं रहा है। विंग हाँ में सर हिलाता है। एक्चुअली में विंग को बहुत भूख लगी थी। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसे खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, इसलिए विंग जल्दी जल्दी खा रहा था। बांगजी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल हान आपको कुछ चाहिए? अंकल हान नाम में सर हिलाते हैं। फिर बांगजी कहता है, तो फिर आप जा सकते हैं, मैं अपना खाना खा लूँगा। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रुक जाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो सर्वेंट कॉटेज में आ जाना रात को सोने के लिए। विंग हाँ में सर हिलाता है और अंकल हान वहाँ से चले जाते हैं। अंकल हान जब वहाँ से जा रहे थे उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। विंग का जब खाना खाना हो जाता है तो बांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, खा लिया? विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद जाकर बांगजी खाना खाना स्टार्ट करता है। उसके बाद बांगजी अपनी जगह से उठता है और अपनी स्टडी टेबल के पास जाता है और वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। विंग अब भी चुपचाप खड़ा था। तभी कुछ सर्वेंट आते हैं और खाली बर्तनों को लेकर चले जाते हैं। विंग अभी भी चुपचाप खड़ा होकर बांगजी को देख रहा था और बांगजी के नेक्स्ट आदेश का इंतजार कर रहा था, लेकिन बांगजी विंग की तरफ देखता नहीं है और अपना काम करने लगता है।
जब रात हो जाती है वांग जी अपना काम खत्म करके उठता है तो देखता है विंग अभी भी वहीं पर खड़ा है। वांग जी कहता है तुम तब से अभी तक खड़े हुए हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है और कोई काम नहीं कर सकते थे? विंग घबराते हुए कहता है आपने कोई आदेश नहीं दिया था इसलिए मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। मैं तो आपका सर्वेंट बन के आया हूँ ना। वांग जी हेड से करता है और कहता है मैं सोना चाहता हूँ, रात हो गई है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और ब्लैंकेट लेता है और अपने ऊपर डालता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग अभी भी वहीं पर चुपचाप खड़ा था। वांग जी अचानक से अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? विंग कहता है आपने बोला नहीं था मुझे जाने के लिए इसलिए मैं यहीं पर हूँ। वांग जी कहता है हाँ अब मैं सो रहा हूँ, तुम जा सकते हो। विंग वहाँ से जाने ही लगता है लेकिन वांग जी कहता है रुको, अगर मुझे रात को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या तुम्हें बुलाने तुम्हारे सर्वेंट कॉटेज में जाऊँगा? विंग कहता है नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे मेरे सर्वेंट कॉटेज में, मैं खुद आ जाऊँगा। वांग जी कहता है कैसे आओगे, तुम तो सो चुके होंगे ना, तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? विंग वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है और सोचने लगता है हाँ ये बात तो सही है, वो कैसे बुलाएंगे? वांग जी कहता है एक काम करो, नीचे बिस्तर बिछाओ और वहीं पर लेट जाओ, उससे तुम मेरे ही रूम में रहोगे। विंग इधर उधर देखता है और कहता है क्या बिछाऊं मैं? वांग जी कहता है मेरे कबर्ड में जाओ और वहाँ पर देखो कुछ बिछाने के लिए मिल जाएगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वांग जी का कबर्ड खोलता है और नीचे उसे कुछ दरी और गद्दे टाइप के कुछ मिलते हैं। विंग जल्दी से लेकर आता है और वांग जी के बेड के बगल में ही अपने लिए बिस्तर बिछाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग बैठा हुआ है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम लेटे क्यों नहीं? विंग घबराते हुए कहता है आप भी तो बैठे हुए हैं ना, आप राजकुमार हैं, आप जब तक नहीं सोएंगे तो मैं कैसे सो सकता हूँ? वांग जी कहता है तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 साल की है लेकिन तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, तुम सो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है और वांग जी को देखता रहता है। जब विंग को लगता है कि वांग जी सो चुका है तो विंग भी लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अचानक आधी रात को वांग जी की आंखें खुल जाती है। वांग जी उठकर जल्दी से बैठ जाता है और अपने इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है जो दर्द रो रहा था और चिल्ला था। वांग जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को टच करता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? विंग रो रहा था और कहता है माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ऐसे ही रो रहा था। वांग जी देखता है विंग नींद में ही रो रहा है। वांग जी विंग को शांत करने की कोशिश करता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग को शांत करता है। लेकिन विंग जल्दी से वांग जी को अपनी बाहों में ले लेता है और रोते हुए कहता है माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ होगा इसलिए ये इस तरह से पैनिक कर रहा है। वांग जी अपनी जगह से उठता है और फिर से जाकर अपने बेड पर सो जाता है। लेकिन तभी विंग फिर से रोने लगता है। वांग जी जल्दी से उठता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने बेड पर लेकर आता है और विंग को थपथपाने लगता है। थोड़ी देर में विंग फिर से सो जाता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और वांग जी भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल हान जब वांग जी के रूम में आते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। अंकल हान जब ये देखते हैं तो कहते हैं ये क्या गजब कर दिया इस लड़के ने, अगर किसी और ने देख लिया तो इस लड़के का सर कलम कर देंगे। ये लड़का ऐसे कैसे राजकुमार के साथ उसके बेड पर सो सकता है, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये सोचकर जल्दी से अंकल हान विंग के पास जाते हैं और विंग को जगाने लगते हैं। विंग तो जागता नहीं है लेकिन वांग जी जाग जाता है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है और अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है अंकल हान क्या हुआ है? अंकल हान घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है राजकुमार इस लड़के से गलती हो गई है, ये अनजाने में आपके पास आकर लेट गया होगा, मैं इसे समझा दूंगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये रात को अपने सर्वेंट कॉटेज में ही जाकर सोया करेगा। वांग जी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास ही सोएगा, आप इसे मेरे सर्वेंट के तौर पर लेकर आए हैं ना? अंकल हान हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ मैं सर्वेंट के तौर पर लेकर आया हूँ, लेकिन ये तो आपके साथ आपके बेड पर सोया है। वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने अपना बिस्तर नीचे बिछाया था, वो वहीं पर लेटा हुआ था। ऐसा कहकर वांग जी बिस्तर की तरफ इशारा करता है। अंकल हान की नज़र जब बिस्तर पर जाती है तो फिर कहता है फिर ये रात को आपके पास? वांग जी कहता है मैं लेकर आया था, रात को ये बहुत रो रहा था। अंकल हान ये सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है और इसे इसके माँ बाप से अलग करके आप लोग यहाँ लेकर आ गए। अंकल हान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है राजकुमार, हम इसको लेकर नहीं आना चाहते थे। ईलिंग शहर से हर साल एक पर्सन को लाया जाता है, शुरू में तो वो सर्वेंट के तौर पर काम करता है लेकिन जैसे ही वो 20 साल का होता है तो उसे हम अपनी सेना में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन हम सिर्फ 15 साल के या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है। वांग जी जब ये सुनता है तो अपना हेड शक करता है और कहता है इसके माँ बाप भी कितने निर्दयी हैं, 10 साल की उम्र में उसे राजमहल दिया servant के तौर पर। आसपास हो रही हलचल से विंग की नींद की टूटती है। विंग जल्दी से अपना एक पैर वांग जी के ऊपर रख देते अंकल हान जाते हैं और जल्दी से विंग के पैर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी अंकल हान को रोक देता है और कहता है वो बहुत गहरी नींद में है,
उसे मत जगाओ। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो रुक जाते हैं। वांग जी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल हान आप जाइए, किसी सर्वेंट को कह दीजिए मुझे नहाना है, मेरे लिए गर्म पानी का इंतजाम कर दे। अंकल हान हाँ में सर हिलाते हैं और उसके बाद रूम से बाहर निकल जाते हैं। अंकल हान के जाने के बाद वांग जी विहिंग को देखता है। विहिंग का पैर अभी भी वांग जी के ऊपर था। वांग जी धीरे से विहिंग के पैर को हटाता है और विहिंग को देखने लगता है। विहिंग इस वक्त बहुत मासूम नजर आ रहा था। वांग जी प्यार से विहिंग के गाल को सहलाता है और उसके बाद खुद खड़ा हो जाता है और फिर सोचने लगता है। कुछ सोचने के बाद वांग जी जल्दी से विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में फिर से कैरी करता है और विहिंग के बिस्तर पर ले जाकर लिटा देता है, क्योंकि वांग जी जानता था कुछ ही देर में सर्वेंट उसके रूम में आएंगे और विहिंग को बेड पर सोता हुआ देखकर बाहर बातें बनाएंगे। इसलिए वांग जी नहीं चाहता था कि कोई भी बातें बाहर बनाए। अंकल हान वांग जी के खास था, इसलिए अंकल हान बाहर जाकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन और सर्वेंट जरूर बातें बनाएंगे या विहिंग को परेशान करेंगे। इसलिए विहिंग को वांग जी ने वापस बिस्तर पर ले जाकर दिया था। उसके बाद वांग जी इंतजार लगता है। कुछ देर में सर्वेंट वांग जी के रूम में आता है और उसके वॉशरूम में गर्म पानी लेता है। उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। वांग जी हूँ में सर हिलाता है। उसके बाद सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ती है। वांग जी विहिंग को देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वांग जी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है। विहिंग अभी भी सो रहा था। वांग जी विहिंग को इस तरह से सोता देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। तभी वांग जी के दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया आता है। वांग जी उठता है और एक जग पानी लेता है और उनके ऊपर गिर देता है। विहिंग हड़बड़ी उठ जाता है, वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विहिंग गुस्से से देखता है, कहता है, कितना सो गए तुम, मेरे यहाँ सर्वेंट तौर पर आए हो तो तुम्हें मेरा क्या कर रही है ना, तुम अब तक सो रहे हो, जल्दी से उठकर हो जाए। और वो करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सो गया, लेकिन मैं कल से ध्यान रखूंगा और कल से जल्दी उठूंगा। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ, मेरे साथ जाना होगा। विहिंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ जाना होगा। वांग जी कहता है, मैं शॉर्ट प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद अपनी क्लासेस लेने जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ साथ जाना होगा, मेरा सारा सामान तुम्हें ही रखना होगा अपने पास। विहिंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। विहिंग कहता है, मैं तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या पहनूंगा, और ये कपड़े तो गीले हो गए हैं। वांग जी हैरानी से विहिंग को देख रहा था और कहता है, तुम अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाए। विहिंग ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तभी एक सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। सर्वेंट जल्दी से वांग जी के रूम में आता है। वांग जी सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, इसको अपने साथ ले जाओ और इसके साइज के कपड़े इसको दो। सर्वेंट हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जी राजकुमार। उसके बाद सर्वेंट विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ चलो। विहिंग भी वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विहिंग को जाता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद विहिंग वापस वांग जी के रूम में आ जाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है तो वांग जी को हंसी आ जाती है, क्योंकि विहिंग को जो कपड़े दिए गए थे वो उसके साइज से थोड़े बड़े थे। वांग जी विहिंग को कहता है, ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने। विहिंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या करूँ राजकुमार, मेरी उम्र के बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, इसलिए मुझे ये कपड़े पहनने होंगे। अंकल ने कहा है कि वो मेरे लिए नए कपड़े बनवा देंगे, तब तक मुझे इन्हीं कपड़ों से गुजारा करना पड़ेगा। वांग जी देखता है विंग के कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले थे और इधर उधर से उतर रहे थे। विंग बार बार उन कपड़ों को संभाल रहा था। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी अपनी जगह से उठता है और एक रस्सी लेता है और विंग के कपड़ों को अच्छे से टाइट कर देता है और कहता है, अब ये इधर उधर नहीं जाएंगे। विंग मुँह में सर हिलाता है। तब तक सर्वेंट भी वांग जी का नाश्ता लेकर आ चुके थे। सर्वेंट ने सारा खाना टेबल पर सजा दिया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाकर बैठो। विंग वांग जी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, राजकुमार। वांग जी कहता है, हाँ, पहले तुम खाना टेस्ट करोगे तभी तो मैं खाऊंगा ना, चलो जल्दी जाकर बैठो। विंग वांग जी की बात सुनकर जाकर जल्दी से बैठ जाता है। वांग जी भी वहाँ आकर बैठ जाता है। सारे सर्वेंट वहाँ से चले गए थे। वांग जी जल्दी से एक बॉल में सब कुछ लेता है और विंग को देता है और कहता है, पहले खाकर टेस्ट करके बताओ खाना सही है कि नहीं, मेरे खाने लायक है कि नहीं। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद खाने लगता है। वांग जी विंग को खाता देख रहा था। विंग के खाना खाना हो जाने के बाद वांग जी कहता है, सब ठीक है। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी के ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, उस टेबल पर देखो, मेरा बीचेन और मेरी कुछ किताबें रखी होंगी, उनको उठा लो और मेरे साथ चलो। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से टेबल के पास जाता है और वांग जी के बीचेन को उठाता है। जैसे ही विंग वांग जी के बीचेन को उठाता है, विंग खुद ही नीचे गिर जाता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार, आपकी ये तलवार बहुत भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, इतने कमज़ोर क्यों हो तुम। हाँ, तुम्हारी उम्र के बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं और तुम
कैसे दुबले पतले से लड़के हो? क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ठीक से खाना नहीं खिलाया है? विंग जल्दी से नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, राजकुमार मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन विहिंग से कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विहिंग के पास जाता है और अपनी बीचन उठा लेता है और कहता है, मैंने अपनी तलवार ले ली है, अबे तो तुम उठा पाओगे ना, या ये भी भारी है? विंग ना में गर्दन हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं किताबें उठा लूंगा। ऐसा कहकर जल्दी से वांग जी की सारी किताबें उठा लेता है। वांग जी आगे आगे जाता है और विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी सबसे पहले अपने शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जाता है और वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। विंग दूर खड़े हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी लड़ते लड़ते अचानक वांग जी की नज़र विहिंग पर जाती है, जो विहिंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी शॉर्ट प्रैक्टिस रोक देता है और विंग कहता है और कहता है, क्या देख रहे हो? विंग कहता है, आप कितने अच्छे से लड़ाई करते हो, तलवार चलाते हो, क्या मैं भी तलवार चलाना सीख सकता हूँ? वांग जी कहता है, सर्वेंट बन के आए हो, ना कि सैनिक बनकर, तुम चलाना नहीं सीख सकते। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, पहले खा पी के थोड़े से मोटे हो जाओ, तलवार उठाने के लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी, इसलिए अभी तुम शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वांग जी फिर से अपना शॉर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। शॉर्ट प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ जाना है? वांग जी कहता है कि मैं इस वक्त फिर से बात लेना चाहता हूँ। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मुझे फिर से आपके लिए गर्म पानी लाना होगा? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। वांग जी फिर से आगे आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे पीछे। वांग जी चलते चलते कोल्ड फाउंट की तरफ आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी कोल्ड फाउंट की तरफ जाने लगता है। विंग कहता है, राजकुमार मैं भी आपके साथ आऊँ? वांग जी मना कर देता है और विंग वहीं पास में एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी कोल्ड फाउंट में जाता है और वहाँ जाकर अपने सारे कपड़े उतार कर बात लेना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वांग जी बात लेकर जब वापस आता है तो देखता है कि विंग फिर से सो गया है। वांग जी विंग के पास जाकर विंग को देखने लगता है। विंग अभी सो रहा था। वांग जी फिर से विंग को ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और कोल्ड पाउंड की तरफ ले जाने लगता है। विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी विंग को सीधे कोल्ड पाउंड में जाकर फेंक देता है। विंग अचानक से ठंडे पानी महसूस करता है और जल्दी से हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। और वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे यहाँ सर्वेंट बनकर आए हो और तुम सो रहे थे, तुम्हें इस वक्त जगह रहना चाहिए था। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं राजकुमार, मुझे अचानक से नींद कैसे आ गई। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहता है, पौंड से बाहर निकलो। विंग जल्दी से पौंड से बाहर आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ तुम मेरे रूम में जाकर बैठो और हो सके तो मेरे रूम को क्लीन कर देना। ऐसा कहकर वांग जी अपनी किताबें उठाता है और कहता है, मैं क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने आसपास देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और ठंडी ठंडी हवाएं उसके शरीर को छू रही थी। वो कांपते हुए वांग जी के पैलेस तक पहुंच जाता है और उसके रूम में जाकर वहीं पर रुक जाता है। विंग को बहुत तेज की ठंड लग रही थी और वो कांप रहा था। विंग ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। वो चुपचाप बस वांग जी के रूम में खड़ा रहता है। लगभग 4 घंटे बाद वांग जी वापस आता है। विंग अभी भी वैसे ही खड़ा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार आपने ही तो कहा था आपके रूम में आपका इंतजार करूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने फिर से इन्हीं कपड़ों को पहन रखा है, इनको बदला नहीं क्या? विंग कहता है, मेरे पास और कपड़े नहीं थे राजकुमार, एक कपड़े मेरे जो आपने सुबह गीले कर दिए थे उन्हें मैंने सुखाने के लिए दे रखा है, और ये कपड़े बड़ी मुश्किल से मिले हैं, इसके अलावा मेरे साइज के कपड़े नहीं थे। वांग जी जब विंग की ये बातें सुनता है तो जल्दी से अपने कबर्ड के पास जाता है और वहाँ से अपने कुछ कपड़े निकाल कर लाता है और विंग को कहता है, उन्हें बदल कर इन्हें पहन लो। विंग उन कपड़ों को लेता है और कहता है, ये तो आपके हैं, ये तो शाही कपड़े हैं, मैं इन्हें नहीं पहन सकता। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम पहन सकते हो, जल्दी से पहन कर आओ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग कपड़ा लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी विंग छींकने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ? तो विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी कहता है, जाकर जल्दी से कपड़े बदल के आओ, देखो तुम्हें ठंड लग चुकी है। वॉशरूम में जाता है और चेंज करके आ जाता है, लेकिन वांग जी के कपड़े विंग को बहुत ही ज़्यादा बड़े आ रहे थे। विंग के शरीर पर टिक ही नहीं रहे थे, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है, अभी के लिए इन्हें पहन लो, मैं अंकल हान से कहकर तुम्हारे कपड़े बनवा लेता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपने स्टडी टेबल पर जाता है और कुछ काम करने लगता है। विंग ने वांग जी के कपड़ों को जैसे कंबल ओढ़ते हैं उस टाइप से ओढ़ लिया था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपना काम कर ही रहा था, तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो उसे ही घूर रहा था। वांग जी विंग को इशारे से अपने पास बुलाता है।
विंग ने वांगजी के कपड़ों को जिस तरह से अपने से लपेट रखा था, विंग को चलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए विंग उछल उछल कर चल रहा था, जिसे देखकर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी के पास पहुंचता है और कहता है, जी राजकुमार, क्या काम है? वांगजी कहता है, बैठो। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से वांगजी के पास बैठ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, थोड़ा थोड़ा, माँ ने सिखाया था। वांगजी विंग को ब्रश और पेपर देता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ पर बैठकर अपना काम किया करूँगा तब तक तुम भी पढ़ाई किया करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अनपढ़ गंवार रहो, क्योंकि भविष्य में मेरे लिए बहुत सारी लेटर वगैरह आएंगे जिसे तुम पढ़कर सुना भी सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि विंग को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन विंग की माँ ने कभी भी विंग को गुरुकुल नहीं भेजा था। विंग की माँ विंग को घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ाया करती थी, लेकिन वांगजी ने जब विंग को ये कहा कि वो उसे पढ़ाएगा तो विंग बहुत खुश हो जाता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, शुक्रिया राजकुमार। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और फिर से अपने काम करने में लग जाता है और विंग को बताता है कि उसे क्या लिखना है। विंग धीरे धीरे लिख रहा था। वांगजी जब देखता है कि विंग थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है तो वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। अगले दिन से वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। वांगजी जहाँ भी जाता था विंग को अपने साथ ले जाता था, लेकिन विंग को ज़्यादा काम नहीं बताया करता था। और लेकिन विंग से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती थी या वो काम करते वक्त या कुछ ऐसा हो जाता था कि विंग सो जाता था, तब वांगजी उसे ज़रूर परेशान करता था। इसलिए विंग पूरी कोशिश करता था कि वो ना सोए। विंग वांगजी के रूम में ही सोया करता था, लेकिन अक्सर विंग को रात को पैनिक अटैक आया करता था, जिस वजह से वांगजी उसे उठाकर अपने ही बेड पर सुला दिया करता था और विंग को अपनी बाहों में भरकर सो जाया करता था। अंकल हान ने कई बार विंग और वांगजी को एक साथ देखा था, लेकिन अंकल हान कुछ भी नहीं कहते हैं। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। अब वांगजी को किंग बना दिया गया था, जिस वजह से वांगजी ज़्यादातर राज्य के काम में ही व्यस्त रहता था, लेकिन विंग को वांगजी के महल से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं थी। विंग हमेशा वांगजी का उसके कमरे में ही इंतजार किया करता था। वांगजी खुद खाना खाने से पहले विंग को खाना खिलाया करता था। विंग को ये बहुत अच्छा लगता था। वांगजी विंग की हर ज़रूरतों का भी ख्याल रखा करता था। वो कभी कभी खुद ही विंग के लिए उसके पसंदीदा सामान या मार्केट से उसके पसंदीदा खाना लेकर आ जाया करता था। विंग बहुत खुश हो जाया करता था, क्योंकि वांगजी को किंग बना दिया गया था, जिस वजह से लैन कुरैन को वांगजी की शादी की चिंता होती है। वो अपनी वाइफ से बात करते हैं और कहते हैं कि वांगजी की उम्र हो रही है, अब हमें लगता है हमारे बेटे की शादी कर देनी चाहिए। वांगजी की माँ भी कहती है, हाँ, हमारे बेटे की उम्र हो रही है, अब उसकी शादी दे देनी चाहिए। लैन कुरैन कहते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी राज्य में स्क्रॉल भेज देता हूँ। वांगजी को जब पता चलता है कि उसकी शादी का प्रस्ताव कई राज्यों में भेजा गया है तो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो आकर लैन कुरैन और लैनी को मना कर देता है, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लैन कुरैन और लैनी जब यह देखते हैं तो लैनी कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो कॉन्सेंट या कॉन्कोवाइन रख सकते हो, उनमें से तुम्हें जब पसंद आएगी उसी से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। वांगजी इस फैसले को भी मना कर देता है और कहता है, ना तो मैं कोई कॉन्कोवाइन रखूंगा ना ही कोई कॉन्सेंट, मैं डायरेक्ट शादी करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने रूम में जाता है और चीज़ें तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर विंग घबरा जाता है और वांगजी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी इस वक्त विंग पर भी गुस्सा कर देता है और उसे डांट कर अपने रूम से बाहर निकाल देता है और विंग को गुस्से में पनिशमेंट दे देता है कि जब तक वो ना बुलाए तब तक विंग कोल्ड पाउंड के पानी में खड़ा रहेगा। विंग जब वांगजी का ये पनिशमेंट सुनता है तो विंग पनिशमेंट को लेने के लिए कॉम्पाउंड की तरफ चला जाता है। वांगजी गुस्से में अपने रूम में ही बैठा हुआ था। लगभग 5 घंटे बीत जाते हैं। वांगजी का गुस्सा जब शांत होता है तो अपने आसपास देखने लगता है और विंग को ढूंढने लगता है। वांगजी भूल ही जाता है कि उसने गुस्से में विंग को पनिशमेंट दी थी। वांगजी सबसे विंग के बारे में पूछता है, लेकिन विंग वांगजी को कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ तक वांगजी ने अपने सोल्जर को भी विंग को ढूंढ कर लाने को कहा था। अंकल हान अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे और जब वो राजमहल में वापस आते हैं तो देखते हैं पूरे राजमहल में अफरा तफरी मची हुई है। अंकल हान एक सैनिक से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तब सैनिक बताता है कि विंग गायब है। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से वांगजी के पास जाता है और पूछते क्या हुआ। वांगजी कहता है, विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा है अंकल, वो अचानक से गायब हो गया। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लास्ट टाइम विंग को तुमने कहाँ देखा था? वांगजी कहता है, लास्ट टाइम मैं राजमहल गया था माँ और बाबा से मिलने, लेकिन माँ बाबा से बात करके मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं गुस्से में अपने महल आ गया और उसके बाद। ऐसा कहकर वांगजी कुछ देर के लिए रुक जाता है और उसे फिर याद आता है कि उसने गुस्से में तो विंग को पनिशमेंट दे दी है, इसलिए वांगजी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और भागने लगता है। अंकल हान भी उसके पीछे भागने लगते हैं।
वांग जी जल्दी से कोल्ड पाउंड के पास आता है तो देखता है विंग अभी भी उस ठंडे पानी में खड़ा था और काँप रहा था। वांग जी जल्दी से कोल्ड पाउंड में उतर जाता है और विंग के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ कब से खड़े हो? विंग काँपते हुए कहता है, 5-6 घंटे से। वांग जी कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मैं गुस्से में तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा तो तुम सच में पनिशमेंट लेने चले जाओगे? विंग काँपते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप किंग हैं और मैं आपका मामूली सा सर्वेंट, आपकी आज्ञा मानना तो मेरा फर्ज है। वांग जी कहता है, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को लेकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन विहिंग चल नहीं पा रहा था। एक जगह पर कई घंटों से खड़े रहने से उसके पैर नम हो चुके थे, उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। वांग जी जब ये देखता है कि विंग चल नहीं पा रहा है तो वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, किंग ये आप क्या कर रहे हैं? कोई अगर देख लेगा तो क्या सोचेगा? वांग जी कहता है, कोई अगर सोचे तो सोचने दो, मैं किंग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को लेकर महल की तरफ जाने लगता है। अंकल हान भी उसी के साथ थे। वांग जी अंकल हान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप जल्दी से हीलर को बुला कर लेकर आइए। विंग कम से कम 5-6 घंटे उस ठंडे पानी में, विंग की तबीयत खराब हो जाएगी। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विहिंग को लेकर जल्दी से अपने रूम में आता है और विहिंग को बेड पर बैठा देता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, राजकुमार ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी विंग के मुंह पर उंगली रखता है और कहता है, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार मेरे पूरे कपड़े गीले हैं, इससे आपका बेड गीला हो जाएगा। वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, इसकी चिंता तुम्हें की जरूरत नहीं है। तब तक अंकल हान भी हीलर को लेकर वहां आ चुके थे। वांग जी हीलर की तरफ देखता है और कहता है, ये 5 घंटे से कोल्ड पाउंड के पानी में था, देखो इसकी तबीयत खराब हो गई है, हो सकता है इसे बुखार भी आ सकता है। हीलर जल्दी से आकर विहिंग को चेक करने लगता है। हीलर विहिंग को टच करके चेक करने ही वाला था तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी गुस्से से हीलर की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? हीलर घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, किंग अगर मैं टच नहीं करूंगा तो चेक कैसे करूंगा? अंकल हान जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रिंस वो हीलर है, उसे अपना काम करने दीजिए। वांग जी उसकी बात कुछ भी नहीं कहता। हीलर चेक करने के बाद विंग को कुछ मेडिसिन देता है और वहाँ से वांग जी को वो करके चला जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उस हीलर ने विंग को टच किया था। अंकल हान समझ पा रहे थे लेकिन वांग जी को कुछ भी नहीं कहते, वो भी वो करके वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को खड़ा करता है और कहता है, चलो मेरे साथ। वांग जी विंग को सीधे वॉशरूम में ले जाता है और हीलर ने जहाँ से टच किया था वहाँ पर अच्छे से धोने लगता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, उस हीलर ने तुम्हें यहाँ टच किया है ना, गंदा हो गया होगा, मैं साफ कर देता हूँ। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने महल में लेकर आया था तो वहाँ के आसपास के सर्वेंटों ने देख लिया था। कुछ सर्वेंट राजमहल में जाकर किंग लैन कुरैन को आकर बता देते हैं। लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैन कुरैन और लैनी सोचते हैं कि वांग जी की जल्द से जल्द शादी कर देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। वो कैसे एक लड़के के साथ इस तरह से रह सकता है? हमें जल्द से जल्द उस सर्वेंट को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। लैनी कहती है, हाँ आपने ठीक कहा, हम पहले एक काम करते हैं, हम सभी राज्यों में घूमकर देखते हैं कि किस राज्य की राजकुमारी हमारे वांग जी के लिए परफेक्ट रहेगी। जो राजकुमारी परफेक्ट रहेगी उसे कुछ दिनों के लिए हम अपने यहाँ बुला लेंगे और उसे वांग जी से मिलवाएंगे। अगर वांग जी को वो पसंद आ गई तो उसकी शादी हम वांग जी से करवा देंगे। लैन कुरैन को लैनी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस सर्वेंट को वांग जी से दूर करना होगा। वांग जी जहाँ भी जाता है उसे अपने साथ लेकर जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, सब जगह थोड़ी थोड़ी बदनामी फैलने लगेगी। तुम्हें पता है वो एक सर्वेंट है और ऊपर से एक लड़का है, हमारी कितनी बदनामी होगी। इसके बाद लैन कुरैन अंकल हान को बुलाते हैं और कहते हैं कि विहिंग को जहाँ से लाया गया है उसे वहीं पर छोड़ कर आओ। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन किंग अगर ऐसा किया तो प्रिंस गुस्सा हो जाएंगे, आपको पता है ना प्रिंस को वो सर्वेंट कितना पसंद है, अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। और आपको पता है ना प्रिंस कितने जिद्दी हैं, अगर हमने इस तरह से विहिंग को यहाँ से भेज दिया तो वो क्या करेंगे। लैन कुरैन अंकल हान की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, वांग जी को संभालना हमारा काम है, तुम बस उस सर्वेंट को वहाँ से दूर भेजो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा? हमें सब पता चलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस सर्वेंट को वांग जी की लाइफ से दूर करो। अंकल हान वो करते हैं और कहते हैं, ठीक है किंग, हो जाएगा। ऐसा कहकर अंकल हान वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त वांग जी के रूम में था और रूम की सफाई कर रहा था। वांग जी इस वक्त मीटिंग हॉल में था और वहाँ पर सबकी समस्या सुन रहा था। अंकल हान जल्दी से विंग के पास आते हैं और कहते हैं, अपना सामान पैक करो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल हान मुझे कहाँ जाना होगा? अंकल हान विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे आदेश मिला है, तुम्हें जहाँ से लाया गया है तुम्हें वहीं छोड़ कर आओ। विंग हैरानी से अंकल की तरफ देखता है और कहता है,
लेकिन अंकल वहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। हान प्यार से विहिंग के सर को सहलाते हैं और कहते हैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। राजमहल में अफवाह फैली है कि तुम्हारे और प्रिंस के बीच में कुछ है। प्रिंस हमेशा तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, जिस वजह से किंग और लैंड फोरम तुम पर बहुत नाराज है और तुम्हें यहाँ से जाने को बोल दिया है। तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। विंग ना चाहते हुए भी सारा सामान पैक करने लगता है। उसके बाद अंकल हान के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांगजी अभी तक अपने रूम में वापस नहीं आया था। अंकल हान विहिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी जब अपने रूम में वापस आता है और विहिंग को नहीं दिखता तो वो हैरान हो जाता है और अपने एक सोल्जर को बुलाता है और कहता है विहिंग जहाँ भी है उसे बुला कर लेकर आओ। सोल्जर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और कहता है माफ़ कीजिए राजकुमार, विहिंग यहाँ है नहीं, उसे यहाँ से भेज दिया गया है। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है किसने भेजा और किसने आदेश दिया, विहिंग यहाँ क्यों नहीं है। तभी लैन कुरैन और लैनी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हमने आदेश दिया है। तुम उस नौकर के साथ क्या कर रहे हो और वो तुम्हारे रूम में क्यों रहता है। जितनी बार भी हमने उसे तुम्हारे रूम में रहने के लिए मना किया है तुम उतनी बार ही उसे अपने रूम में लेकर आ जाते हो। हमने उसे वापस भेज दिया है, जहाँ से वो आया था वहाँ वापस चला गया है। वांगजी जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है नहीं, मैं विहिंग को कहीं भी जाने नहीं दूंगा, उसे मैं वापस यहाँ लेकर आ जाऊँगा। लैंड कुरैन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम उसे यहाँ लाना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। वांगजी हैरानी से अपने बाबा की तरफ देखता है और कहता है शर्त। लैंड कुरैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हाँ शर्त, तुम्हें हमारी सही करनी होगी। पहले तुम्हें के लिए हाँ करना होगा और दूसरा वो सर्वेंट मिलेगा, लेकिन हमारे साथ ही रहेगा, वो कॉटेज में रहा। वांगजी इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो हाँ बोलता है। वांगजी लैंड कुरैन की तरफ देखता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे आपकी सारी मंजूर है, लेकिन उसे वापस बुलाओ। लैंड कुरैन ये सुनते हैं तो अपने एक सैनिक को आदेश देते हैं कि हान को वापस बुला कर लेकर आओ और साथ में उस सर्वेंट को भी। सैनिक जैसे ही ये सुनते हैं वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी गुस्से में लैंड कुरैन और लैनी की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपने पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। लैंड कुरैन और लैनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अपने रूम में जाता है और वांगजी अपने रूम की सारी चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर देता है। सैनिक जाकर अंकल हान और विहिंग को वापस लेकर आते हैं, लेकिन लैंड कुरैन अंकल हान को विहिंग को ऐसा काम देने को बोलते हैं जिससे वो वांगजी से ज़्यादा दूर रहे। अंकल हान को बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी विहिंग को ऐसा काम बताने लगते हैं जिससे वांगजी से विहिंग मिल ना पाए। विहिंग को उसका सर्वेंट कॉटेज दे दिया गया था। विहिंग सारा दिन काम करके जब अपने कॉटेज में वापस आता है तो उसे वांगजी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो वांगजी से मिल ही नहीं पा रहा था। विहिंग को अक्सर रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि उसे हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कमी महसूस हो रही है। उसे हमेशा वांगजी की याद आती थी। वो वांगजी से मिलने की कोशिश भी करता था लेकिन मिल नहीं पाता था। उधर वांगजी को भी विहिंग की बहुत याद आती थी। अक्सर रात को उठकर वांगजी विहिंग के कॉटेज के पास जाता था, लेकिन अंकल हान ने लगा रखे थे अगर वांगजी विहिंग से मिलने आए तो उसे मिलने ना दिया जाए। वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम विहिंग यहाँ है, इसी बात की तसल्ली थी वांगजी को। उधर लैंड कुरैन और लैनी ने अलग अलग राज्यों में वांगजी की शादी का प्रस्ताव भेज दिया था। कुछ रिश्ते आए थे जिनमें से एक रिश्ता उन्हें बहुत पसंद आया था। वैन राज्य की वांग लिंगजाओ वैन राज्य की राजकुमारी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लैनी को तो वांग लिंगजाओ एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, जिस वजह से लैनी ने लैंड कुरैन से कहा था कि महल में दावत का आयोजन किया जाए जहाँ पर वांग लिंगजाओ और वांगजी की शादी अनाउंस की जाएगी। लैंड कुरैन को लैनी की आइडिया बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं जल्द ही एक दावत का आयोजन करूँगा और मैं वैन राज्य में स्कूल भेज देता हूँ ताकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ जाए। ऐसा कहकर कुरैन वैन राज्य स्कूल भेज देते हैं। महल में दावत की तैयारी शुरू होती है। को महल का किया जाता है। अब विहिंग का पर्सनल सर्वेंट नहीं था, वो महल के सारे सर्वेंटों के साथ क्या करता था। अंकल हान ने वांगजी को बता दिया था कि इस दावत में वांगजी की सगाई अनाउंसमेंट की जाएगी। वांगजी को ये शादी नहीं करनी थी लेकिन वो मजबूर था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। समारोह वाले दिन वैन फैमिली वांग लिंगजाओ के साथ वहाँ पहुँचती है। वांग लिंगजाओ जब पहली बार वांगजी को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। वांग लिंगजाओ तो इतरा रही थी कि उसका हस्बैंड इतना सुंदर है। लैंड कुरैन वैन फैमिली की बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कुछ देर तक वो लोग आपस में बातें करते हैं। उसके बाद वांगजी और वांग लिंगजाओ को एक जगह खड़ा करते हैं और वांगजी से कहते हैं वांगजी ये वांग लिंगजाओ है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। वांगजी एक नज़र भी वांग लिंगजाओ पर नहीं देता है, वो इधर उधर देखने लगता है। लैनी जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है और लैनी वांगजी के पास आती है और कहती है वांगजी ये क्या बदतमीजी है,
तुम वांग लिंगजाओ की तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये आपको पसंद है? लैनी मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है, मेरी होने वाली बहू बहुत सुंदर है। वांग जी कहता है, जब आपको पसंद है तो मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। लैनी जब ये सुनती है तो कहती है, वांग जी ये क्या बात हुई? तुम्हें भी तो पसंद आनी चाहिए ना, आखिरकार तुम्हें उसके साथ सारी ज़िंदगी बितानी है। वांग जी कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सुंदर है कि नहीं? अगर आप लोग मेरे लिए एक बदसूरत राजकुमारी भी लेकर आते तो भी मैं शादी कर लेता, क्योंकि ये शादी आप लोगों की मर्जी से हो रही है, मेरी मर्जी से नहीं। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग लिंगजाओ वहीं पर खड़ी थी और वांग जी की सारी बातें सुनती है। वांग लिंगजाओ जल्दी से लैनी के पास आती है और कहते हैं, ये क्या बात हुई? क्या मैं इन्हें पसंद नहीं हूँ? लैनी वांग लिंगजाओ की तरफ देखती है और कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे बेटे का दिमाग खराब है और कुछ नहीं। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे का दिल जीतना होगा। एक बार तुम्हारी और वांग जी की शादी हो गई तो वांग जी खुद ब खुद तुम्हें पसंद करने लगेगा। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतनी सुंदर बीवी को ठुकरा सकता है। ऐसा कहकर लैनी मुस्कुरा देती है और वांग लिंगजाओ के गालों को सलाह देती है। वांग लिंगजाओ भी मुस्कुरा देती है। सर विंग सर्वेंटों के साथ काम कर रहा था और सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। वांग जी अपने मंत्रिमंडल से बात कर रहा था, तभी अचानक वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ती है। विहिंग का चेहरा बहुत पेल नज़र आ रहा था। वांग जी जब देखता है कि विहिंग बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है तो वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी की नज़रें विहिंग पर ही जाकर टिक चुकी थी। लैनी वांग जी से बात करने के लिए वांग जी के पास आती है। जब लैनी ये देखती है कि वांग जी किधर देख रहा है तो लैनी विहिंग को देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है। लैनी जल्दी से वांग लिंगजाओ के पास आती है और कहती, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहकर लैनी वांग लिंगजाओ को एक शांत जगह पर ले जाती है। उसके बाद लैनी वांग लिंगजाओ को सारी बातें बताती है। वांग लिंगजाओ जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और लैनी की तरफ देखने लगती है। उसके बाद लैनी से पूछती है कि वो सर्वेंट कहाँ है। लैनी इशारे में विंग की तरफ दिखाती है। वांग लिंगजाओ जब विंग को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। लैनी की तरफ वांग लिंगजाओ देखती है और कहती है, क्या ये सच में लड़का है? लैनी हाँ में सर हिलाती है। वांग लिंगजाओ कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, इसके आगे तो सारी लड़कियां ही फेल हैं। लैनी जब ये सुनती है तो वो भी एक नज़र विहिंग को देखती है तो विहिंग सच में खूबसूरत नज़र आ रहा था। लैनी मुंह बना लेती है और कहती, इसलिए तो मेरे बेटे का दिमाग खराब है, वो एक सर्वेंट है और ऊपर से एक लड़का है, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें जल्द से जल्द वांग जी का दिल जीतना होगा। वांग लिंगजाओ मुस्कुरा देती है और कहती, महारानी आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगी, आपके बेटे का दिल जीत कर ही मानूंगी मैं। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ एक डेविल स्माइल करती है। लैनी भी मन मन में खुश होती है कि शायद वांग लिंगजाओ वांग जी का दिल जीत लेगी। उसके बाद लैनी वहाँ से चली जाती है। वांग लिंगजाओ डेविल स्माइल करते हुए वांग जी और विहिंग की तरफ देख रही थी। वांग लिंगजाओ अपने मन में कहती है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, एक बार ये अगर मेरे रूप के जाल में फंस जाए तो उस सर्वेंट की तरफ देखेगा तक नहीं। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ डेविल स्माइल कर रही थी। तभी वांग लिंगजाओ अपनी एक खास दासी की तरफ देखती है और उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। दासी जल्दी से आकर वांग लिंगजाओ के पास खड़ी हो जाती है। वांग लिंगजाओ उसके कान में कुछ कहती है। दासी कहती है, जी आपका काम हो जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लैन कुरैन और वैन रोहान वांग लिंगजाओ और वांग जी की शादी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 1 महीने बाद वांग जी और वांग लिंगजाओ की शादी होगी। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है। उधर विहिंग भी जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन हेड सर्वेंट आकर विंग को और भी काम बता देती है, जिस वजह से विंग वहाँ से जा नहीं पाता है। वांग लिंगजाओ और वांग जी को जल्दी से एक जगह खड़ा करवाया जाता है और उनकी सगाई की रस्में शुरू हो जाती है। विंग देख रहा था, वांग की नजरें पर पड़ती है तो वह अपनी नजर चुरा लेता है। लग रहा था जैसे वांग जी ने कोई चोरी की है। कुछ देर में सगाई की सारी रस्में कंप्लीट हो जाती है। तभी वांग लिंगजाओ की दासी आती है, जिसके हाथ में एक ट्रे थी और बहुत सारे ड्रिंक्स थे। वांग लिंगजाओ सबकी तरफ देखती है और कहती है, ये हमारे बैन राज्य का स्पेशल ड्रिंक है। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ खुद अपने हाथों से सबको वही ड्रिंक्स देती है। दासी एक ड्रिंक्स उठाती है और वांग लिंगजाओ के हाथ में देती है और कहती है, ये किंग के लिए। वांग लिंगजाओ एक डेविल स्माइल कहती है और वो वांग जी के पास ले जाती है और कहती है, राजकुमार ये आपके लिए। वांग जी मना करने वाला था, लेकिन तभी लैनी वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, वांग जी ले लो। वांग जी ना चाहते हुए भी उस ड्रिंक को ले लेता है और पीने लगता है। अगर अंकल हान विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जाओ तो अपने कॉटेज में जाकर आराम कर सकते हो। हेड सर्वेंट रोकने वाली थी, क्योंकि हेड सर्वेंट को महारानी ने कहा था कि विंग को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, लेकिन अंकल हान की वजह से हेड सर्वेंट कुछ भी नहीं कह पाती है। विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
उधर वांग जी जब विहिंग को आसपास नहीं देखता है तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है आज मुझे विहिंग से बात करनी ही होगी। ये सोचकर वांग जी विहिंग को इधर से उधर ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक सर्वेंट आता है तो वांग जी उस सर्वेंट से पूछता है कि विहिंग कहाँ गया है। सर्वेंट बताता है कि उसकी छुट्टी हो गई है, वो इस वक्त अपने सर्वेंट कॉटेज में है। वांग जी सोचता है कि यही सही वक्त है, मुझे विहिंग से बात करनी होगी। ऐसा सोचकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग लिंगजाओ जल्दी से वांग जी के पास आ जाती है और वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहते हैं किंग, क्या कुछ देर मैं आपके साथ समय बिता सकती हूँ? कुछ दिनों बाद हम दोनों की तो शादी होने वाली है। वांग जी गुस्से से वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और कहता है अभी फ़िलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उस काम से मुझे जाना है, मैं बाद में आके तुमसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वांग लिंगजाओ का हाथ झटक देता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जल्दी से विहिंग के क्वार्टर्स के पास आ जाता है। वांग जी आज देखता है कि विहिंग के क्वार्टर्स के पास कोई भी सैनिक नहीं था। वांग जी जल्दी से विहिंग के क्वार्टर्स के अंदर आ जाता है। विंग तभी बात लेकर बाहर आया था। विंग वांग जी को देखकर हैरान हो जाता है। वांग जी विहिंग को ध्यान से देखता है। विहिंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। पानी की बूंदें विहिंग के बॉडी पर बिल्कुल मोतियों जैसी चमक रही थी। वांग जी विहिंग को देखता ही रह जाता है। विहिंग की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो कहती है प्रिंस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जब ये देखता है कि वांग जी उसके करीब आ रहा है तो विंग अपने कदम पीछे ले लेता है। वांग जी विहिंग के पास आता है और विहिंग के फेस को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। विहिंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी जल्दी से विहिंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी आज तक कभी भी विहिंग के सामने नहीं रोया था, लेकिन आज रो रहा था। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और वांग जी को खुद से अलग करता है और कहता है प्रिंस क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? वांग जी रोते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जब वांग जी की ये बातें सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है प्रिंस आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक सर्वेंट हूँ और एक लड़का भी। वांग जी विहिंग की आंखों में देखता है और कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विहिंग, तुम क्या हो, बस मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने दिनों से तुम मेरे से दूर थे, मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है तुम्हें पता है, मैं हर दिन तुम्हारे लिए तड़पता रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग जब वांग जी ऐसी बातें सुनता है वांग जी से दूर होता है और ये किस तरह की बातें हैं, आप यहाँ से चले जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो अनर जाएगा। आप एक राजकुमार हैं और मैं एक मामूली सा सर्वेंट, हम दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी आपकी शादी एक बहुत सुंदर राजकुमारी से तय हो गई है और मैं आपको तो आपकी औलाद भी नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको आपका बच्चा तक नहीं देख सकता। आपको पता है ना मैं एक लड़का हूँ। वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग कि तुम लड़के हो या लड़की, मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे शरीर से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता प्रिंस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वांग जी कहता है मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करूँगा। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहा आपने? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना फोरहेड रिबन निकालता है और विंग के हाथ में बांध देता है और वांग जी कहता है मैं अर्थ हेवन और अपने एंसेस्टर को साक्षी मानकर तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ, अब तुम भी कहो विंग। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है क्या कहा आपने? वांग जी कहता है जो मैंने कहा वही कहो। विंग भी ये कहता है मैं अर्थ हेवन और अपने एंसेस्टर को साक्षी मानकर आपको अपना हस्बैंड मानता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और विंग के लिप्स पर एक क्विक किस करता है। विंग ये देखकर शर्मा जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के गालों को टच करता है और कहता है मेरी तरफ देखो विंग। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था, वांग जी भी विंग की आंखों में देखता है। धीरे धीरे वांग जी की आंखें नशीली हो जाती हैं क्योंकि वांग लिंगजाओ ने वांग जी को एक तरह की दवाई दी थी जिसकी वजह से वांग जी धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग रोकने की कोशिश करता है और कहता है राजकुमार आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है कि आज हमारी शादी हुई है तो वेडिंग नाइट तो मनाना बनता है ना विंग। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी जल्दी से विंग को बेड पर लेकर आता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से विंग शर्मा रहा था और अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और कहता है विंग मेरी आंखों की तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है और कहता है राजकुमार मुझे शर्म आ रही है। वांग जी विंग को अपनी तरफ देखने को कहता है और कहता है शर्मा मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड, हम दोनों की शादी हुई है, अब मुझसे किस तरह की शर्म। ऐसा कहकर वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लॉथ को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। विंग को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। विंग जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है।
वांग जी फिर से विहिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। तो वांग लिंगजाओ वांग जी को ढूंढते हुए वांग जी के रूम में आ जाती है, लेकिन वांग जी वहाँ नहीं होता है। वांग लिंगजाओ हैरान होती है और कहती है कि किंग कहाँ गए हैं, मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तक तो दवाई का असर भी होने लगा होगा। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ जल्दी से वांग जी के रूम से बाहर आ जाती है और एक सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुमने किंग को देखा है? सर्वेंट नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैंने किंग को कहीं भी नहीं देखा है। वांग लिंगजाओ वांग जी को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी दो सर्वेंट आपस में बात करते हुए जा रहे थे। क्या ये बात सच है? किंग फिर से उस सर्वेंट के पास गए हैं? दूसरा सर्वेंट कहता है, हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, वो सर्वेंट विहिंग के कॉटेज के अंदर गए हैं। दूसरा सर्वेंट कहता है, क्या ये सच है कि उन दोनों के बीच में कुछ है? क्या वो दोनों एक दूसरे? दूसरा सर्वेंट कहता है, चुप करो, किंग के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तभी वांग लिंगजाओ उन दोनों के सामने आ जाती है और कहती है, तुमने क्या कहा? किंग कहाँ पर है? दोनों सर्वेंट घबरा जाते हैं और अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, किंग सर्वेंट विहिंग के कॉटेज की तरफ गए हैं। वांग लिंगजाओ जब ये सुनती है तो कहती है कि विहिंग का कॉटेज किस तरफ है? दोनों सर्वेंट घबरा जाते हैं और कॉटेज की तरफ इशारा करते हैं कि उस साइड है। वांग लिंगजाओ जल्दी से भागते हुए विहिंग के कॉटेज की तरफ जाने लगती है और जैसे ही वांग लिंगजाओ कॉटेज के पास पहुंचती है तो उसे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुनने के बाद वांग लिंगजाओ समझ जाती है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि विहिंग की मॉर्निंग और वांग जी की गोलिंग की आवाज़ बाहर आ रही थी। वांग लिंगजाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वांग लिंगजाओ तुरंत लैनी के पास पहुंच जाती है और लैनी को सब कुछ बता देती है। लैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और वांग लिंगजाओ की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुमने खुद अपने कानों से सुना है? वांग लिंगजाओ हाँ में अपना सर हिलाती है और कहती है, हाँ, वो दोनों इस वक्त विहिंग के कॉटेज में हैं। और ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ रुक जाती है। लैनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। लैनी जल्दी से वांग लिंगजाओ को अपने साथ ले जाती है और लैंडकरन के पास पहुंचती है। लैंडकरन इस वक्त वेनरोहान से बातें कर रहे थे। लैनी जल्दी से लैंडकरन के पास जाती है और उस लैंडकरन के कानों में सब कुछ बता देती है। लैंडकरन हैरानी से लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? लैनी हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हमें उन दोनों को रोकना होगा। लैंडकरन कहते हैं, हाँ ठीक है। ऐसा कहकर लैंडकरन अंकल हान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी को जाकर बुलाकर लेकर आओ। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और जल्दी से वांग जी को बुलाने चले जाते हैं। अंकल हान को पूरी बात नहीं पता थी, इसलिए वो अंकल हान पहले वांग जी के रूम में आते हैं, लेकिन वांग जी वहाँ नहीं था। अंकल हान अपने मन में सोचते हैं, ये वांग जी कहाँ गया है? फिर अंकल हान को विहिंग की याद आती है और अपने मन में सोचते हैं, क्या वांग जी विहिंग से मिलने गया है? ये सोचकर अंकल हान विहिंग के कॉटेज की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन अंकल हान भी जब विहिंग के कॉटेज के पास पहुँचते हैं, उन आवाज़ों को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अंकल हान अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, वो बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। विहिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए थे कि वो बाहर की आवाज़ें बिल्कुल नहीं सुन पा रहे थे। अंकल हान को डर लग रहा था कि अगर किंग और क्वीन को पता चल गया तो क्या होगा। अंकल हान कुछ देर के लिए वहीं पर रहते हैं और किसी को उस कॉटेज के आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। उधर लैंडकुरन, लैनी, वांग लिंगजाओ और वैन हान अंकल हान और वांग जी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब अंकल हान वांग जी को लेकर नहीं आते हैं तो लैंडकुरन अपने एक सैनिक को भेजते हैं और कहते हैं, अंकल हान और वांग जी को लेकर आने के लिए। सैनिक जल्दी से अंकल हान के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, किंग ने बुलाया है। अंकल हान जब ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लैंडकुरन के सामने जाकर क्या कहेंगे। वो जल्दी से लैंडकुरन के पास पहुंच जाते हैं और अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। लैंडकुरन कहते हैं, वांग जी कहाँ हैं? तुम्हें लेकर आने को कहा था ना। अंकल हान अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए किंग, लेकिन मैं प्रिंस को वहाँ से नहीं ला सकता। वो इस वक्त विहिंग के कॉटेज में है और दोनों जैसी हालत में हैं, उस हालत में मैं किंग को यहाँ नहीं ला सकता हूँ। लैंडकुरन जब ये सुनते हैं तो गुस्से में अंकल हान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने जो काम आपको सौंपा था वो करना चाहिए था। अंकल हान फिर से अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप कर सके तो आप खुद ही अपने बेटे को ले आ जाइए, लेकिन मैं नहीं ला सकता हूँ। चाहे तो आप मेरी जान ले सकते हैं। लैंडकुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हान, तुम हमारे सबसे विश्वास पात्र हो और मैंने तुम्हें ये काम सौंपा था, लेकिन तुम। अंकल हान कहते हैं, बचपन से वांग जी को मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप जाकर उसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। लैंडकुरन जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं, ठीक है, मैं खुद वांग जी को लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर लैंडकुरन वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन लैनी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब जो हो गया हो चुका है, हम उसे रोक नहीं सकते। हम कल सुबह वांग जी से बात करेंगे। लैंडकुरन को लैनी की बात अच्छी लगती है और कहते हैं, हाँ, शायद तुम ठीक कर रही हो।
हमें इस वक्त जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कल सुबह ही वांग जी से बात करेंगे। ऐसा कहकर उसके बाद लैन कुरैन बेन रोहान के पास आते हैं और कहते हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। बेन रोहान लैन कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक किंग है और किंग के बहुत सारे अजीबोगरीब शौक होते हैं। शायद वांग जी का ये शौक है, वो एक सर्वेंट है, तो इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की शादी जल्द से जल्द आपके बेटे से हो जानी चाहिए। आपने कहा था कि 1 महीने बाद शादी होने वाली है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि 15 दिन के अंदर वांग लिंगजाओ और वांग जी की शादी हो जानी चाहिए। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है, 15 दिन के अंदर वांग जी और वांग लिंगजाओ की शादी हो जाएगी। लैनी भी कहती है, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवा दूंगी आपकी बेटी से, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अंकल हान को अभी भी घबराहट हो रही थी, क्योंकि अंकल हान को पता था कल सुबह बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अंकल हान जल्दी से विहिंग के कॉटेज की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी और विहिंग एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोर से खटखट होती है। वांग जी जल्दी से उठता है। विहिंग को अपने पास देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल सी आ जाती है। वांग जी जल्दी से उठता है और अपने कपड़े पहनता है और दरवाजे को ओपन करता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लैन कुरैन, लैनी, बेन रोहान और वांग लिंगजाओ खड़े थे। उन लोगों को देखकर हैरान होकर वांग जी कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लैन कुरैन वांग जी के पास आते हैं और गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ वांग जी के फेस पर मारते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी एक सर्वेंट के साथ? तुम्हें पता है ना वो एक सर्वेंट है और वो एक लड़का है, तुम एक लड़के के साथ ये सब? छी, मुझे सोचकर भी घिन आती है। लैनी जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी इज्जत का तो थोड़ा ख्याल किया होता। तुम्हारी शादी होने वाली है अगले महीने वांग लिंगजाओ से और तुम ये सब हरकतें, छी, ये क्या किया है तुमने वांग जी? वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्या गलत किया है मैंने? लैन कुरैन फिर से एक वांग जी को जोरदार स्लैप मारते हैं और कहते हैं, क्या किया है तुमने? एक नौकर के साथ ये सब किया है तुमने? तुम्हें पता है नहीं है कि एक नौकर के साथ ये सब करना गलत है, फॉरबिडन है, और तुमने ये सब किया है? वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, इसमें मुझे कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। मैं विहिंग से प्यार करता हूँ और विहिंग मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं विहिंग से शादी करना चाहता हूँ। लैन कुरैन जब ये सुनते तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, शादी? वो भी एक लड़के के साथ? तुम ये कैसे सोच सकते हो वांग जी? बाहर हो रहे इतने शोर शराबे की वजह से विंग की आंखें खुल जाती है। विंग धीरे धीरे उठता है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके कमर में बहुत पेन हो रहा था। फिर भी विंग उठता है और जल्दी से कपड़े पहनता है और धीरे धीरे कॉटेज से बाहर आ जाता है। लैनी की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो लैनी जल्दी से विंग के पास जाती है और विंग को एक जोरदार स्लैप मारती है और कहती है, एक सर्वेंट होकर अपनी औकात भूल गए, किंग के साथ रिश्ता बना बैठे, वो भी एक लड़के होके, तुम्हें शर्म नहीं आई? विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है कि उसकी माँ ने विंग को थप्पड़ मारा है तो वांग जी कहता, ये आपने क्या किया है? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लैन कुरैन और लैनी को इस वक्त विंग और वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लैन कुरैन विंग को भी कुछ कहने ही वाले थे, तभी बेन रोहान बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, आप लोग इतनी सी बात के लिए वांग जी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हो गया बच्चे से गलती, कोई बात नहीं, अगर वो इसे पसंद करता है तो अपने साथ रख सकता है। वैसे भी 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी इसके साथ होगी। इस सर्वेंट को सब्स्टिट्यूट की तरह रख सकते हैं, जैसे कि एक किंग की कॉन्सेंट और कॉन्कुबाइन होती है, तो ये कॉन्सेंट के तौर पर यहाँ पर रह सकता है, सब्स्टिट्यूट की तरह रह सकता है। और वैसे भी ये कौन सा आप लोगों को हायर देगा? हायर तो आपको मेरी बेटी ही दे सकती है, इसलिए मेरी बेटी ही वांग जी से शादी करेगी। वांग जी को बेन रोहान की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से से बेन रोहान की तरफ देखता है और कहता है, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ विहिंग से। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, उससे शादी करोगे एक लड़के से? वो हमें क्या देगा? क्या वो हमें हमारा नेक्स्ट हायर देगा? वांग जी लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ अगर वो मुझे बच्चा नहीं दे सकता? मैं विंग के लिए और विंग मेरे लिए काफ़ी है। लैन कुरैन को वांग जी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या तुम हमारे लैंड राज्य की नियम भूल गए हो? क्या रूल है ये भूल गए हो? ये सब प्रोविडन है, कोई भी अपने सर्वेंट से प्यार नहीं कर सकता है और ना ही उनके साथ फिजिकल हो सकता है, और दोनों ही तुमने किया है। तुम्हें पता है इसकी तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर आप लैंड रूल्स की बातें कर रहे हैं तो शायद आप भूल गए हैं, हम जिंदगी में बस एक ही बार प्यार करते हैं और एक बार ही शादी। कल रात को मैंने और विहिंग ने शादी कर ली है, अब वो मेरा हस्बैंड है। लैनी जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, वांग जी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
क्या इसी के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि तुम अपने माँ बाप को दुख दोगे? वांग जी कहता, माँ बाप? आप दोनों माँ बाप कब बने? आप तो राजा और महारानी हैं, कभी माँ बाप नहीं बने हैं। जब मैं 3 का था तब मुझे आप दोनों ने अलग कर दिया और नौकरों के छोड़ दिया। मेरे पास नहीं, ना आप और ना ही बाबा। मुझे एक आम बच्चे की तरह नहीं, एक प्रिंस की तरह परवरिश की आप लोगों ने। प्रिंस ये नहीं करना, प्रिंस वो नहीं करना, प्रिंस यहाँ नहीं जाना, प्रिंस वहाँ नहीं जाना। कोई ऐसे पड़े, प्रिंस को पड़नी पड़ती, प्रिंस को स्वेट प्रेस करनी पड़ती, क्या क्या करना पड़ता। आपने मुझे अंकल हान के भरोसे छोड़ दिया। वो ही मेरे पास रहते थे। सारी सारी रात भर डर के मारे मुझे नींद नहीं आती थी। कभी आपने अपने बेटे को आकर देखा कि मेरा बच्चा अच्छे से सोया है कि नहीं, वो ठीक तो है कि नहीं? बस बुलावा भेज देते थे, प्रिंस आपको राज में आए, किंग और क्वीन मिलना चाहते हैं, बस। इसके अलावा आप लोगों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। 15 साल की उम्र तक मैं अकेला रहा हूँ। उसके बाद विहिंग मेरी ज़िंदगी में आया है। विहिंग अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप होते हुए भी मैं अनाथ था, मैं अकेला था, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस दिन से विहिंग मेरी ज़िंदगी में आया, उस दिन से मैं सुकून की नींद ले पाया हूँ। मैं विहिंग को कभी भी नहीं छोड़ने वाला और मैं विहिंग के साथ ही रहने वाला हूँ। लैन कुरन जब वांग जी की ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। लैन कुरन गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम्हें ये किंग की उपाधि छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें ये राजमहल छोड़ना होगा। तुम चाहते हो ना विंग के साथ रहना, तो उसको लो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। लैनी जब ये सुनती है तो कहती है, आप ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बेटे को यहाँ से दूर क्यों भेज रहे हैं? भेजना है तो इस नौकर को भेजो। वांग जी गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, वो अब नौकर नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। लैनी गुस्से से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम एक नौकर का साथ दे रहे हो अपने माँ बाप को छोड़कर? वांग जी कहता, हाँ अगर उसके लिए मुझे ये राज्य छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, अगर मुझे किंग की ये उपाधि छोड़नी पड़े तो भी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं विहिंग को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है। विहिंग की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वांग जी विहिंग के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विहिंग मैं तुम्हारे साथ जंगल में भी रह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता, प्रिंस मेरे लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा, आपको मेरे लिए यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर विंग उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने तुमसे शादी की है विंग, क्या तुम भूल गए हो? अब हम दोनों का साथ जन्मों जन्मों के लिए बन चुका है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं लान वांग जी अपने हस्बैंड विहिंग के साथ ये लैन राज्य हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना फॉरहेड रिबन निकालता है और लैनी के हाथ में दे देता है। उसके बाद विहिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो विहिंग एक नई सफ़र के लिए। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को अपने साथ लेकर चलने लगता है। लैनी जब यह देखती है तो जल्दी से लैन कुरन के पास आती है और कहती है, आप रोकिए, उसे रोकिए, वो चला जाएगा, वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। लैन कुरन लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुछ दिनों में उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। जब उसे ये सारे ऐशो आराम नहीं मिलेंगे तब उसे पता चलेगा ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। एक बार बाहर जाकर तो देखे, एक मामूली इंसान बनकर उसकी लाइफ कैसी बीतती है। यह कहकर लैन कुरन भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। वेन रोहन और वांग लिंजाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैनी भी लैन कुरन के पीछे चल जाती है। वांग जी और विहिंग अब लैन राज्य से बाहर आ चुके थे। वो दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी विहिंग के चिन को पकड़ता है और थोड़ा ऊंचा करता है और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और अब की बार तुम मुझे प्रिंस नहीं बोलोगे। अब जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो हस्बैंड कहकर ही बुलाओगे। मैं तुम्हारे मुंह से हस्बैंड शब्द सुनना चाहता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा साई फील करता है और हल्के से मुस्कुराकर कहता है, हस्बैंड। वांग जी जब विंग के मुंह से हस्बैंड शब्द सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो विंग हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा, ये जंगल बहुत खतरनाक है, रात को जंगली जानवर आसपास घूमेंगे, इसलिए यहाँ से निकलना होगा। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विंग और वांग जी फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। विंग और वांग जी चलते चलते किसी तरह जंगल से बाहर निकल चुके थे। वांग जी इधर उधर देखता है तो पास में उन्हें एक गांव नजर आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग वो देखो एक गाँव, हम वहाँ जाकर रात को ठहर सकते हैं, हमें वहाँ जाकर पूछना पड़ेगा, वैसे भी रात हो चुकी है, पता नहीं हमें रात को ठहरने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ आपने ठीक कहा, चलो चलते हैं, पूछते हैं। ऐसा कहकर विंग और वांग जी उस गांव के अंदर आ जाते हैं। विंग और वांग जी इधर उधर देखने लगते हैं।
विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं किसी से पूछकर आता हूँ कि हमें यहाँ रात गुजारने के लिए कहीं जगह मिलेगी कि नहीं। ऐसा कहकर विंग जाने लगता है। वांगजी कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं जाकर पूछ के आता हूँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं पूछ। ऐसा कहकर अपने आसपास के लोगों से कुछ पूछताछ करने लगता है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी इन नहीं है जहाँ पर विंग और वांगजी ठहर सके। तभी विंग की नज़र एक ओल्ड मैन पर पड़ती है। विंग जल्दी से उस ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है बाबा, क्या हमें यहाँ रात गुजारने के लिए कहीं जगह मिल सकती है। ओल्ड मैन विंग की तरफ देखता है और उसके बाद विंग को पहचानने की कोशिश करता है। विंग भी हैरानी से ओल्ड मैन की तरफ देखता है। वो ओल्ड मैन विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम विंग हो ना। विंग हैरानी से ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है क्या आप मुझे जानते हैं। वो ओल्ड मैन विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, तुमने हमारे कबीले के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी थी। विंग हैरानी से देखता है और कहता है मैंने कुर्बानी। वो ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ, तुम ही तो थे जिसने कहा था कि यहाँ पर हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए रो रहा है, लेकिन मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं, मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझे राजमहल भेज दीजिए। तुम्हें याद आया कुछ विहिंग। विहिंग कहता है आप इलिंग सिटी से हैं। वो ओल्ड हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ओल्ड की नज़र वांगजी पर जाती है और फिर उसके बाद विहिंग से पूछता है वो कौन है। विहिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है कि वो मेरे हस्बैंड है, मैंने उनसे शादी कर ली है, या यह कहूँ कि उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा कहकर विंग चुप हो जाता है। ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है और कहता है अच्छा, तो वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाओ, मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ तुमने जिसे अपना हस्बैंड चुना है वो कैसा है। विंग वांगजी को इशारे से अपने पास आने को कहता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ है विंग। वो ओल्ड मैन वांगजी को गौर से देखने लगता है और कहता है तुम तो किंग हो ना। वांगजी ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है मैं किंग था, लेकिन अब मैं किंग नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ। वांगजी की बातें सुनकर ओल्ड मैन आगे कुछ नहीं कहता और कहता है चलो मेरे साथ। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है इलिंग सिटी, जहाँ से मैं आया, याद है वांगजी। वांगजी कहता है इलिंग सिटी को कैसे भूल सकता हूँ। विंग कहता है ये बाबा इलिंग सिटी में ही रहते हैं, ये मुझे तरह जानते हैं, मैं तो इनको भूल गया, लेकिन देखा ये मुझे नहीं भूल पाए। उसके बाद वांगजी और विहिंग उस ओल्ड मैन के साथ जाने लगते हैं। यहाँ से टाइम स्किप करके 5 साल बाद का सीन देखते हैं। 2 बच्चे इस वक्त जंगल के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। दोनों बच्चे जंगल को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन दोनों को कोई भी घबराहट नहीं हो रही थी। वो दोनों इधर उधर घूम ही रहे थे, तभी अचानक उनको किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरफ देखता है और कहता है गगा, कोई दर्द में रो रहा है। दूसरा बच्चा उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ वांगसियन, मैं सुन रहा हूँ, चलो देखते हैं कौन है। ऐसा कहकर दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस ओर जाने लगते हैं जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों जब उस जगह पर पहुँचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। एक ओल्ड मैन दर्द में कह रहा था और उसके पैर पर चोट लगी थी, जिसे देखकर वांगसन और वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वीजान वांगसन की तरफ देखता है और कहता है लगता है इनको चोट लगी है, हमें इनके पास जाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों उनके पास जाते हैं और उन्हें बुलाने लगते हैं ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आपको क्या हुआ है। लैन कुरैन धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उनके सामने वांगसन बैठा हुआ था। वांगसन को देखकर लैन कुरैन को लगा कि वांगजी उनके पास बैठा हुआ है। लैन कुरैन बड़े प्यार से वांगसन के गाल को छूते हैं और कहते हैं वांगजी। वांगसन जब ये देखता है कि वो ओल्ड मैन उसे वांगजी कहकर बुला रहा है तो वांगसन कहता है नहीं ग्रैंडपा, मेरा नाम वांगजी नहीं है, मेरा नाम वांगचन है। लैन कुरैन को उस वक्त बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए लैन कुरैन पानी पानी चिल्ला रहा था। वांगसन और वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगसन वीजान की तरफ देखता है और कहता है गगा शायद इन्हें प्यास लगी है। वीजान कहता है वांगसन तुम इन्हीं के पास रहो, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वीजान वहाँ से चला जाता है। पास में ही एक नदी बह रही थी। वीजान जल्दी से अपने हाथ में पानी लेता है और लैन कुरैन की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही हाथ से सारा पानी नीचे गिर जाता है। वीजान ऐसा कई बार करता है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। फिर वीजान को याद आता है उसकी माँ ने सिखाया है पत्तों से कैसे कटोरी बनाई जाती है। वीजान जल्दी से पत्तों को इकट्ठा करता है और उससे एक कटोरी बनाता है और फिर नदी का पानी भरकर लैन कुरैन की तरफ आ जाता है। वीजान जल्दी से आकर लैन कुरैन को पानी पिलाने लगता है। लैन कुरैन पानी पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है। लैन कुरैन अपनी आंखें खोलकर दोनों की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। ये दोनों छोटे छोटे 5 साल के बच्चे थे।
लैन कुरैन उन दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों कौन हो। वांगसन और बीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम दोनों भाई हैं, ये मेरा बड़ा भाई बीजान है और मैं इसका छोटा भाई वांगसन। लैन कुरैन वांगसन की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये तो बिल्कुल वांगजी जैसा दिख रहा है, वांगजी जब छोटा था बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता था। लैन कुरैन बीजान पर इतना ध्यान नहीं देते। तभी वांगसन और बीजान को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वांगसन बीजान एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं बाबा, बाबा जंगल में आ गए हैं। वांगसन जल्दी से बीजान के पास आता है और कहता है कि हमें बाबा को यहाँ बुलाकर लाना चाहिए, ग्रैंडपा को चोट लगी है। वांगसन और बीजान दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बीजान कहता है कि वांगसन तुम ग्रैंडपा के साथ रहो, मैं बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बीजान उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। बीजान जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि वांगजी उसे बुला रहा है। वांगजी बीजान को देखता है और जल्दी से बीजान के पास आता है। बीजान जल्दी से वांगजी की बाहों में उठ जाता है और कहता है बाबा, जंगल के अंदर ना एक ग्रैंडपा लेटे हुए हैं, उनको बहुत सारी चोटें लगी है। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कहाँ पर। बीजान जंगल के अंदर की तरफ इशारा करता है। वांगजी और बीजान जल्दी से उस तरफ जाने लगते हैं। वांगजी जब उस ओल्ड मैन को देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से लैन कुरैन के पास पहुँचता है और कहता है बाबा आप यहाँ। लैन कुरैन जब वांगजी को अपने सामने देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वांगजी की नज़र लैन कुरैन के पैरों पर पड़ती है जहाँ से खून बह रहा था। लैन कुरैन के सर से भी खून बह रहा था। वांगजी लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है बाबा आपको इतनी सारी चोटें। लैन कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं दरअसल मैं अपने सैनिकों के साथ दूसरे राज्य जा रहा था अपने घोड़े पर सवार होकर, लेकिन बीच रास्ते में ही मेरा घोड़ा बिदक गया और इस जंगल की तरफ आ गया। मैं घोड़े से गिर गया जिस वजह से मुझे इतनी सारी चोटें लगी हैं। वांगजी जल्दी से अपने अपर क्लॉथ को उतारता है और उन्हें फाड़ना लगता है और फाड़कर जल्दी से लैन कुरैन के पैरों को बांधने लगता है। एक पट्टी लैन कुरैन के सर पर भी बांध देता है। उसके बाद कहता है चलिए बाबा, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपने कंधे का सहारा देकर लैन कुरैन को खड़े करने की कोशिश करता है और लैन कुरैन को लेकर चलने लगता है। तभी वांगसन और बीजान भी आ जाते हैं और लैन कुरैन के एक हाथ को पकड़ लेते हैं। लैन कुरैन हैरानी से उन दोनों बच्चों की तरफ देख रहा था। उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी ये दोनों बच्चे। वांगजी अपने बच्चों की तरफ देखता है और कहता है ये मेरे बच्चे हैं। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं सच में ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लैन कुरैन कहते हैं कि तुमने एक लड़की से शादी कर ली, अगर तुमने एक लड़की से शादी की है तो तुम राजमहल में वापस क्यों नहीं आए। वांगजी लैन कुरैन के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप लैन कुरैन को लेकर जंगल से बाहर आ जाता है। उसके बाद वांगजी लैन कुरैन को अपने कॉटेज की तरफ ले जाता है। उसका कॉटेज थोड़ा सा दूर था। वांगजी कॉटेज के पास पहुंचता है तो वांगसन और बीजान की तरफ देखता है और कहता है वांगसन बीजान जाकर अपनी माँ को बुला कर लेकर आओ। जब दोनों ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है बाबा। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों भागते हुए वापस आ जाते हैं और वांगजी के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं बाबा माँ बहुत गुस्से में है, हमें मार रही है छड़ी से, प्लीज़ हमें बचा लो। वांगजी सामने की तरफ देखता है, लैन कुरैन भी सामने की तरफ देखता है। तभी विंग वहाँ से बाहर आता है। विंग ने अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखा हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी थी और गुस्से में कहता है तुम दोनों को तो मैं आज बहुत मारूंगा। तुम दोनों इस तरह से कैसे जंगल में चले जाते हो। हाँ, तुम दोनों को मना किया था ना, अकेले जंगल में घूमने मत जाया करो। मैं और तुम्हारे बाबा कितना परेशान हो गए थे। लैन कुरैन जब विंग को इस तरह देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ऐसी हालत में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है लेकिन हस्बैंड आप तो उन दोनों को कुछ कहते नहीं। लेकिन तभी विंग रुक जाता है क्योंकि विंग की नज़र लैन कुरैन पर पड़ गई थी। विंग जब लैन कुरैन को अपने सामने देखता है तो हैरान हो जाता है और जल्दी से वो करने की कोशिश करता है। वांगजी जब ये देखता है तो कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि ये इस राज्य के किंग हैं और साथ में आपके बाबा, इनका सम्मान तो करना पड़ता है ना। वांगजी कहता है हाँ करना पड़ता है, लेकिन ऐसी हालत में नहीं। इस हाल में तुम झुक रहे हो, पता है ना बच्चे पर रहेगा। उसके बाद वांगजी वांगन और बीजान की दिखता है और कहता है तुम दोनों जाकर जल्दी से नाना जी को बुला कर लेकर आओ और उनको कहना कि दवाई की पोटली भी साथ में लेकर आए। वांगसन और बीजान जब ये सुनते हैं तो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांगजी लैन कुरैन को लेकर अपने कॉटेज के अंदर आ जाता है। विंग भी पीछे पीछे आ जाता है। उसके बाद वांगजी लैन कुरैन को बेड पर बैठा देता है। लैन कुरैन पूरे कॉटेज को देखने लगता है। ये कॉटेज बहुत छोटा था। कॉटेज अंदर से ही एक रूम था। एक रूम के अंदर एक साइड बेड था और रूम के अंदर ही एक किचन बना हुआ था। कॉटेज में ज़्यादा सामान भी नहीं था, जितनी ज़रूरत हो सके उतना ही सामान रखा हुआ था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग जल्दी से जाकर एक नरम मुलायम कपड़ा लेकर आओ और मैं तब तक गर्म पानी कर लेता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी किचन की तरफ चला जाता है। विंग भी वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है और नरम मुलायम कपड़ा ढूंढने लगता है। वांगजी जल्दी जल्दी आग जलाता है और पानी गर्म कर रहा था। लैन कुरैन वांगजी को ही देख रहा था।
उनका बेटा राजमहल में कितने ऐशो आराम से पला बड़ा है, और यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ इतना खुश है और कभी लौटकर वापस भी नहीं गया। तभी वहाँ पर वांगसन और बीजान भी आ जाते हैं। वांगसन और बीजान वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाबा हम नानू को लेकर आ गए हैं। तभी एक ओल्ड पर्सन उनके कॉटेज के अंदर दाखिल होता है। यह वही ओल्ड मैन था जिसने वांगजी और विहिंग को अपने साथ हीलिंग सिटी ले गया था। वांगजी जल्दी से उस ओल्ड मैन के पास आता है और कहता है, बाबा जल्दी से देखिए ना, मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। जब वो ओल्ड मैन ये सुनता है तो हैरान होकर लैंकुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांगजी ये तुम्हारे बाबा हैं? वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ओल्ड मैन लैंकुरन का जांच करना शुरू कर देते हैं। जांच करने के बाद वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पैरों की एक हड्डी थोड़ी क्रैक हो गई है, जिस वजह से इन्हें पूरे 2 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा। सर की चोट तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन पैर ठीक होने में थोड़ा दिन ज़्यादा लगेगा। वांगजी कहता है, घबराने वाली बात तो नहीं है ना बाबा? वो ओल्ड मैन वांगजी की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता, नहीं, लेकिन ये 2 हफ्ते तक चल नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर ओल्ड मैन लैंकुरन के पैरों पर मलहम पट्टी कर देते हैं और उनके सर पर भी, और उन्हें खाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। उधर विहिंग वांगसन और बीजान को लेकर बाहर चला गया था। बच्चों ने अपने कपड़े गंदे कर रखे थे, इसलिए विहिंग उनके कपड़े साफ कराने के लिए ले गया था। ओल्ड मैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग कहाँ पर है? वांगजी कहता है, शायद बच्चों को लेकर बाहर गया है। ओल्ड मैन कहते हैं, उसका ख्याल रखना होगा वांगजी। और तुम मछली पकड़ने फिर कब जा रहे हो? वांगजी कहता है, शायद 1-2 दिन में सब लोग निकलने वाले हैं। ओल्ड मैन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब कुछ दिनों के लिए मत जाओ। तुम्हें पता है ना, पिछली बार जब तुम गए विहिंग की कैसी हालत हो गई थी। वांगसन और बीजान की भी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी थी। विहिंग ने जब वांगसन और बीजान को बर्थ दिया था तब तुम विहिंग के पास नहीं थे वांगजी। उस वक्त विहिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम तो घबरा ही चुके थे, शायद हम विहिंग को या बच्चों को खो देते, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बार तुम विहिंग को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। उसकी डिलीवरी का वक्त बहुत जल्द आ जाएगा, पता नहीं कब बच्चे इस दुनिया में आ जाए, इसलिए तुम्हें हर पल विहिंग के साथ रहना होगा। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। तब तक विहिंग भी अंदर आ चुका था। विहिंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विहिंग को कहता है, विहिंग तुम अब आराम करो, मैं सबके लिए खाना तैयार कर देता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी किचन की तरफ जाने लगता है। विहिंग इधर उधर देख रहा था कि वो कहाँ जाकर बैठे, क्योंकि इस वक्त लैंकुरन बेड पर थे और वो सो रहे थे। वांगजी किचन में जा ही रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र विहिंग पर पड़ती है। विहिंग लैंकुरन को देख रहा था। वांगजी जब ये देखता है तो जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है, विहिंग क्या हुआ? विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी हमारे घर में तो एक ही बेड है और उसमें तो तुम्हारे बाबा सोए हुए हैं, हम कहाँ सोएंगे? वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, विहिंग इसकी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा दूंगा, वहाँ पर हम दोनों सो जाएंगे और बच्चे बाबा के साथ सो जाएंगे। विहिंग जब यह सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद वांगजी विहिंग के लिए ज़मीन पर बिस्तर बिछा देता है और विहिंग को बोलता है, विहिंग तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तब तक खाना बना लेता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी किचन में चला जाता है और विहिंग और बच्चों के लिए खाना बनाने लगता है। विहिंग बच्चों को लेकर ज़मीन पर ही बैठ जाता है। बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और विहिंग बैठा हुआ था और अपने स्टमक को सहला रहा था, लेकिन बार बार वो लैंकुरन की तरफ देख भी रहा था। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वांगजी जब खाना बना लेता है तो विहिंग के पास आता है और कहता है, विहिंग खाना बन गया है, मैं यहीं पर तुम लोगों के लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी जाकर किचन से सारा खाना बाहर लेकर आता है और एक टेबल बिछा देता है। विहिंग को कहता है, विहिंग तुम्हें ज़्यादा नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। विहिंग कहता है, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ वांगजी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बच्चे भी वांगजी की मदद करने लगते हैं। वांगजी जल्दी से बच्चों को नीचे बैठाता है और कहता है, आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को खाना खिला देता हूँ, वो काफ़ी देर से सो रहे हैं, उनको खाना खाना है, उसके बाद उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वांगसन और बीजान हैरानी से वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बाबा क्या वो सच में आपके बाबा है? वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ वो मेरे बाबा है। उसके बाद वांगजी एक ट्रे में लैंकुरन के लिए कुछ फूड आइटम रखता है और जाकर लैंकुरन के पास बैठ जाता है और लैंकुरन को जगाने लगता है और कहता है कि बाबा उठ जाइए, आपको कुछ खा लेना चाहिए, आपको चोटें लगी है, आपको दवाई भी लेनी है। लैंकुरन जब वांगजी की आवाज़ सुनते हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। वांगजी को अपने सामने देखकर लैंकुरन थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। वांगजी लैंकुरन को बैठने में थोड़ी मदद करता है और उसके बाद कहता है, बाबा चलिए खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर वांगजी खुद अपने हाथों से लैंकुरन को खाना खिलाने लगते हैं। लैंकुरन हैरानी से वांगजी की तरफ देख रहा था और कहता है, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी लैंकुरन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा मैं ठीक हूँ, जल्दी से खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। लैंकुरन वांगजी के हाथ से खा रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और अपने मन में सोचते हैं, राजमहल में इतने तरह के पकवान हैं, लेकिन इतना स्वाद नहीं होता जितना स्वाद जी अपने हाथों से खिला रहा है।
उतना स्वाद मुझे कभी नहीं मिला। लेनकुरन मुस्कुराते हुए खा रहे थे। वांगजी लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? लेनकुरन नामे सर हिलाते हैं। तभी वांगसन और वीजान अपना अपना बॉल लेकर वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा हमें आपके साथ खाना है, आप हमें खाना खिला दीजिए ना, हम खा नहीं पा रहे हैं। वांगजी मुस्कुरा देता है और वांगसन और वीजान को लेनकुरन के पास में बिठा देता है और अपने हाथों से तीनों को खाना खिलाने लगता है। लेनकुरन जब ये देखते हैं तो और भी मुस्कुरा देते हैं और प्यार से वांगसन और वीजान के सर पर अपना हाथ चलाते हैं। लेनकुरन की नज़र विहिंग पर पड़ती है जो जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक विहिंग ने अपना खाना स्टार्ट नहीं कर रहा था। विहिंग वांगजी का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और एक बार लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आपने कहा था ना कि वो मुझे बच्चा नहीं दे सकता, देखो उसने मुझे 2 बेटे दिए हैं और हमारा तीसरा बच्चा भी आने वाला है। लेनकुरन कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता वांगजी, वो एक लड़का है। यही तो उसकी खासियत है बाबा, वो एक लड़का होते हुए भी उसने बच्चे को बर्थ दिया, उसने मुझे पूरा किया, मेरी फैमिली कंप्लीट की। लेनकुरन जब ये सुनते हैं तो कहते, वांगजी क्या तुम्हें हम दोनों की याद नहीं आती? इन 5 सालों में तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा कि तुम कुछ दिनों बाद वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें राजमहल के ऐशो आराम में रहने की आदत है, लेकिन तुम नहीं लौटे। मैंने सभी राज्यों में तुम्हारी खबर लेने के लिए अपने गुप्तचर भी भेजे थे, लेकिन मुझे कहीं से भी तुम्हारे बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली। तुम इस तरह से अचानक कैसे गायब हो गए थे वांगजी? वांगजी लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था बाबा, मैं तो आपके ही राज्य में था। ये ईलिंग सिटी आपके ही राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। लेनकुरन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, घर वापस चलो वांगजी। वांगजी लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता, नहीं बाबा अब नहीं हो पाएगा, मैं विहिंग और अपने बच्चों को छोड़कर आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, अब वो सब मेरी दुनिया है। ऐसा कहकर वांगजी अपनी जगह से उठ जाता है और लेनकुरन की तरफ देखता है और कहता, बाबा आप अब रेस्ट कीजिए, वो देखिए विहिंग ने अभी तक खाना नहीं खाया है, जब तक मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा वो नहीं खाएगा, इसलिए मैं विहिंग के पास जा रहा हूँ। लेनकुरन उसके आगे कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं। वांगजी जल्दी से विहिंग के पास पहुँचता है और कहता है, तुमने अभी तक खाना स्टार्ट क्यों नहीं किया? विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वांगजी विहिंग के साथ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। विहिंग बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ विहिंग, तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? विंग कहता है, तुम्हारे बाबा भी इसी कमरे में, हम भी इसी कमरे में, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? वांगजी कह रहा है, तुम्हें शर्म आती है? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ एक ही कमरे में हम सब। वांगजी कहता है, अब क्या कर सकते हैं विंग, हमारा घर इतना छोटा सा है, सबको एक ही रूम में रहना पड़ेगा। विंग कहता है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम कुछ कर सकते हो? वांगजी इधर उधर देखता है, फिर कहता, हाँ मैं बीच में पार्टीशन दे दूँगा जिससे इधर का उधर दिखाई नहीं देगा। विंग फिर मुस्कुरा देता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। वांगजी विहिंग की तरफ एक बार देखता है और एक बार लेनकुरन की तरफ, फिर अपना हेडसेट करता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में विंग और वांगजी का खाना खाना हो जाता है तो वांगजी सारे बर्तनों को लेकर किचन में जाता है और उन्हें वॉश करना स्टार्ट कर देता है। विंग वांगजी को ही देख रहा था, लेनकुरन भी वांगजी को देख रहा था। वांगजी किचन से अपना काम खत्म करके बाहर आता है तो एक बार लेनकुरन की तरफ और एक बार विहिंग की तरफ देखता है, फिर अपना हेडसेट करता है। वांगजी किचन से अपना काम खत्म करके बाहर आता है तो एक बार लेनकुरन की तरफ और एक बार विहिंग की तरफ देखता है, फिर अपना हेडसेट करता है। फिर अपने कबर्ड के पास जाकर उसमें से एक कपड़ा लेकर आता है और बीच में टांग देता है पार्टीशन के लिए, ताकि इधर का उधर दिखाई ना दे। उसके बाद वांगजी लेनकुरन के पास आता है और कहता है, बाबा अब आप सो जाइए, और बच्चों की तरफ भी देखता है और कहता है, बच्चों ग्रैंडपा को तंग मत करना, चुपचाप सो जाना। दोनों बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं और जल्दी से ले जाते हैं। लेनकुरन भी वांगसन और वीजान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वांगजी अब तुम भी आराम कर लो, मैं तब से देख रहा हूँ तुम बहुत काम किए जा रहे हो। वांगजी कहता है, नहीं बाबा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग की तरफ देखता है, विंग अभी भी बैठा हुआ था। वांगजी कहता है, विंग तुम सोए नहीं अभी तक? विंग कहता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? वांगजी जल्दी से विंग के पास आकर बैठ जाता है और विंग को लेटने में मदद करता है। उसके बाद खुद भी आकर विहिंग के पास लेट जाता है। लेनकुरन को पता चल चुका था कि वांगजी भी अब लेट चुका है। लेनकुरन अपने मन में सोचता है, वांगजी जब राजमहल में रहता था हमेशा उसका बिस्तर नरम और मुलायम रहता था, मुझे याद नहीं है कि कभी वांगजी ज़मीन पर लेटा होगा, लेकिन आज देखो मेरा बेटा ज़मीन पर लेटा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है। हमने अपने बेटे को ऐशो आराम तो दिया लेकिन एक माँ बाप का प्यार नहीं दिया, जिस वजह से हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया। ऐसा सोचने के बाद लेनकुरन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेनकुरन जल्दी से अपने आंसू पोंछते हैं और उसके बाद वांगसन और वीजान की तरफ देखते हैं तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेनकुरन भी वांगसन और वीजान को अपनी बाहों में भरते हैं और सो जाते हैं। लगभग आधी रात को विंग को अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है।
बिंग अपने स्टमक को पकड़कर चिल्लाने लगता है। वांग जी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, बिंग क्या हुआ? बिंग कहता है, शायद बच्चे के आने का समय हो गया है, आप जल्दी से बाबा को बुलाकर लेकर आइए। वांग जी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं बुला कर ला करता हूँ। वांग जी घबरा रहा था। तभी लैन कुरैन की भी आंखें खुल जाती हैं। लैन कुरैन जब वांग जी को देखता है तो कहता है, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी घबराते हुए लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा बिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, बच्चा किसी टाइम भी आ सकता है, आप एक काम कीजिए, आप बिंग के पास रहिए, मैं जल्दी से बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अपने कॉटेज से बाहर निकल जाता है। लैन कुरैन बिंग को देख रहे थे, लेकिन पार्टीशन होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस वजह से वांगसन और बीजान की भी आंखें खुल जाती हैं। वांगसन और बीजान जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और उधर उधर देखने लगते हैं। लैन कुरैन वांगसन और बीजान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ को दर्द हो रहा है, क्या तुम दोनों अपनी माँ के पास जाओगे? वांगसन और बीजान हाँ में सर हिलाते हैं और जल्दी से बिंग के पास पहुंच जाते हैं। बिंग अभी भी दर्द से छटपटा रहा था। वांगसन और बीजान बिंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन दोनों से हो नहीं रहा था। बिंग अपने हाथ पैर मार रहा था क्योंकि उसे हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। लैन कुरैन ये सब देख नहीं पा रहे थे। वो लंगड़ाते हुए विहिंग के पास जाते हैं और विहिंग के पास बैठ जाते हैं और प्यार से उसके सर को सहलाते हैं और कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। विहिंग रोते हुए लैन कुरैन की तरफ दिखता है और कहता है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है किंग। जैसे ही लैन कुरैन किंग शब्द सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है, किंग नहीं बाबा, जब मैं वांग जी का बाबा हूँ तो तुम्हारा भी तो बाबा हूँ ना, इसलिए अब से तुम मुझे बाबा कहोगे। शांत हो जाओ, वांग जी गया है हीलर को लेने, वो जल्द से जल्द आ जाएगा, तुम तब तक हौसला रखना होगा। ऐसा कहकर लैन कुरैन विहिंग के सर को सहला रहे थे, तभी वांग जी हीलर को लेकर आ जाता है। वांग जी जब विहिंग को इस तरह से तरफ देखता है तो जल्दी से विहिंग के पास जाता है। वो ओल्ड मैन भी विहिंग के पास आ जाता है और विहिंग को चेक करता है। ओल्ड मैन के साथ कुछ सहयोगी भी आए थे। वो ओल्ड मैन जल्दी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी सबको लेकर बाहर जाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो वांगसन और बीजान की तरफ देखता है और कहता है, बच्चों बाहर जाओ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से लैन कुरैन के पास आता है और लैन कुरैन को सहारा देकर बाहर ले जाने लगता है। विहिंग दर्द से चिल्ला रहा था। वांग जी का दिल तो बैठा जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वांग जी लैन कुरैन को बाहर ले जाकर एक चेयर पर बैठा देता है। तब तक कुछ गांव वाले भी वहां पर आ गए थे। विहिंग अंदर चिल्ला रहा था और वांग जी बाहर बेचैन हो रहा था, इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। वांगसन और बीजान भी रो रहे थे। वांग जी जल्दी से वांगसन और बीजान के पास आता है, उन दोनों को अपने बाहों में उठा लेता है और उनको शांत करने की कोशिश करता है। गाँव वाले भी आकर वांग जी को हौसला दे रहे थे और कह रहे थे, सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वांग जी को हौसला दिए जा रहे थे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। लैन कुरैन भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अंदर से विहिंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तभी अचानक विहिंग चिल्लाना बंद कर देता है और वांग जी घबरा जाता है। तभी अचानक से सभी लोगों को एक बच्चे की किलकारी सुनाई देती है। जैसे ही सभी लोग सुनते हैं, खुशी से तालियां बजने लगते हैं। वांग जी दरवाजे की देख रहा था कि दरवाजा खुले और वांग जी अंदर जाए। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और एक सहयोगी बच्चे को लेकर बाहर आता है। वांग जी बच्चे की तरफ देखता है और अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही लैन कुरैन अपना हाथ बढ़ा देते हैं और कहते हैं, पहले मुझे दो, पहले मैं देखूंगा। वो सहयोगी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी हाँ में इशारा करता है तो लैन कुरैन के हाथ में उस बच्चे को दे दिया जाता है। सहयोगी वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, वांग जी तुम्हें बेटी हुई है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। लैन कुरैन बच्ची को देखने लगता है और कहता है, क्या सच में ये लड़की है? सहयोगी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ ये लड़की है। लैन कुरैन जल्दी से उस बच्ची के माथे को चूम लेते हैं और कहते हैं, पता है वांग जी, पूरे 14 पीढ़ियों के बाद हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है, ये बहुत खास है। ऐसा कहकर लैन कुरैन उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। वांग जी सहयोगी की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग कैसा है? सहयोगी वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वो बहुत थक गया है, वो आराम कर रहा है, इस वक्त तो वो बेहोश है, आप चाहे तो जाकर मिल सकते हैं। वांग जी जल्दी से अंदर चला जाता है। वांग जी अंदर जाकर देखता है विहिंग इस वक्त बेहोश था। वांग जी विहिंग के पास जाकर बैठ जाता है और प्यार से विहिंग के सर को सहलाता है और कहता है, थैंक यू विहिंग, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। कुछ देर बाद वही ओल्ड मैन वांग जी की बच्ची को लेकर आते हैं और वांग जी की गोद में देता है और कहता है, ये तुम्हारी बेटी है, तुमने अभी तक गोद में नहीं लिया ना? वांग जी नाम में सर हिलाता है और अपनी बच्ची को देखता है। उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी थी। वांग जी जल्दी से अपनी बच्ची को अपनी बाहों में समा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अंदर लैन कुरैन वांगसन और बीजान की मदद से लंगड़ाते हुए अंदर आ रहा था। वांग जी के पास आकर लैन कुरैन खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा देखिए ना, मेरी बेटी कितनी प्यारी है ना? लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत प्यारी है, अब घर वापस चलो वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तो लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं विहिंग को और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं,
जाना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारा परिवार है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बिहिंग और बच्चों को लेकर मेरे साथ वापस चलो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ वांग जी, मेरी तरफ देखो। अब मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है। मैं तुमसे विनती करता हूँ वांग जी, आज तुम्हारे सामने एक किंग नहीं, तुम्हारा बाबा विनती कर रहा है, प्लीज़ वापस चलो। वांग जी हैरानी से लैनकुरेन की तरफ देख रहा था। तभी वो ओल्ड मैन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वांग जी हैरानी से उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन बाबा। वो ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है और कहता है, वांग जी लेकिन कुछ नहीं, जिस तरह विहिंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे माँ बाप भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए वांग जी, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। वांग जी एक बार सबकी तरफ और उसके बाद विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अगर विहिंग जाने के लिए राजी हुआ तो मैं चलूँगा, लेकिन अगर विहिंग ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को देखने लगता है। लैनकुरेन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, थैंक यू बेटा मेरी बात मानने के लिए। ऐसा कहकर लैनकुरेन वांगसन और वीजान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो मुझे लेकर चलो बाहर। वांगसन और वीजान फिर से लैनकुरेन की मदद करते हैं। लैनकुरेन फिर से लंगड़ाते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी अभी भी होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो ओल्ड मैन भी वहीं पर बैठा रहता है और वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता रहता है। वांग जी ओल्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम बहुत अच्छे हो वांग जी, अपना और बच्चों का ख्याल रखना वहाँ पर, ठीक है। ऐसा कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से उठ जाता है और बाहर चला जाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद विहिंग को होश आ जाता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। वांग जी उसी के पास बैठा था और मुस्कुरा रहा था। विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे उठने से मना कर देता है और कहता है, अभी उठो मत। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा बेबी। वांग जी जल्दी से अपने बाहों में से उस बच्ची को निकालता है और विंग को दिखाता है। विंग अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ये तो बहुत प्यारी है। वांग जी रोते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो इसकी आंखें नाकें सब कुछ तुम्हारी तरह ही तो हुआ है। विंग कहता है, नहीं नहीं, इसकी आंखें तो बिल्कुल आपकी तरह है, देखो ये मोटी मोटी आंखें। वांग जी अजीब सा मुँह बनाता है और कहता है, मेरी मोटी मोटी आंखें हैं? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी विंग को देखकर मुस्कुरा देता है और कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। विंग जब देखता है कि वांग जी शांत हो गया है तो पूछता है, क्या हुआ हस्बैंड, आप शांत कैसे हो गए? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बाबा चाहते हैं हम लोग वापस चले जाएं। विंग जब ये सुनता है तो कुछ देर के लिए वो भी शांत हो जाता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप क्या चाहते हैं हस्बैंड? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो? तुम जो फैसला लोगे मैं वही मानूंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो चलते हैं हस्बैंड, मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। वो दोनों आपके माँ बाप हैं, मैं नहीं चाहता कि आप अपने पेरेंट्स से अलग हों। अनाथ होना कैसा लगता है ये मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा। ज़रा सोचिए, अगर हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाए क्या हम जी पाएंगे? उसी तरह वो दोनों भी नहीं जी पा रहे होंगे। हमें वापस चले जाना चाहिए। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने फैसला लिया है तो मैं वापस ज़रूर जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुरा देता है और विंग के फोरहेड पर जाकर किस कर देता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं बाबा और बच्चों को अंदर लेकर आता हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर चला जाता है। तब तक गांव वाले भी वापस जा चुके थे। वांग जी लैनकुरेन के पास आता है और कहता है, बाबा अभी भी रात बाकी है, चलिए अंदर चलिए। ऐसा कहकर लैनकुरेन को सहारा देते हुए अंदर लेकर आ जाता है। वांगसन और वीजान भी अंदर आ जाते हैं। वांग जी तीनों को बेड पर लिटा देता है और उसके बाद अच्छे से ब्लैंकेट से टक करके उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है, अब आप तीनों सो जाइए, मैं विंग के पास हूँ और बाबा विंग ने जाने के लिए हाँ कह दिया है तो हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आपका पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और विहिंग भी ऐसी हालत में नहीं जा सकता। विहिंग को कम से कम 15 दिन रेस्ट करना होगा और आपको भी 15 दिन के बाद ही हम वहाँ जाएंगे। लैनकुरेन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, थैंक यू वांग जी, थैंक यू। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, बाबा मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम 15 दिन के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी के घर के सामने एक कैरेज खड़ी थी। वांग जी अपने घर से कुछ सामान निकाल कर उस कैरेज में रख रहा था। वांगसन और वीजान दौड़ते हुए कैरेज के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा हम क्या इस कैरेज में जाने वाले हैं? वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ। तब लैनकुरेन भी बाहर आ जाते हैं। उनके हाथ में वांग जी की छोटी सी बच्ची थी। लैनकुरेन उससे तोतली आवाज़ में बातें करते हुए उसे बाहर ला रहे थे। वांग जी लैनकुरेन की तरफ देखता है और कहता है, बाबा विहिंग कहाँ है? लैनकुरेन मुस्कुरा देते हैं और कहता है, वो अंदर है, अभी आ रहा है। कुछ देर बाद विहिंग भी बाहर आ जाता है। तब तक सारे गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि विंग और वांग जी अपने
घर वापस जा रहे हैं। वांग जी एक एक करके सभी गांव वालों का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वांग जी उस ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है थैंक यू बाबा, इतने दिनों तक हमारी मदद करने के लिए और हमारे साथ में रहने के लिए। वो ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है और कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, ये विहिंग का अपना घर है। विहिंग का एक हिसाब से देखा जाए तो मई का, तो जब भी मेरे बेटे को यहाँ की याद आएगी तो तुम उसे यहाँ लेकर जरूर। ऐसा कहकर वो ओल्ड मैन मुस्कुरा देता है, हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद विहिंग की तरफ जाता है और कहता है विहिंग कैरेज में जाकर बैठो। विहिंग वांगसन और बीजान का हाथ पकड़ता है और कैरेज में जाकर बैठ जाता है। लैन कुरैन भी उसी कैरेज में उठ जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। वांग जी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और वो जाकर कैरेज में बैठ जाता है। सभी लोगों के आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे, लेकिन सभी खुश थे क्योंकि विहिंग और वांग जी आज अपने घर वापस जा रहे हैं। उधर हम लैन राज्य का सीन देखते हैं। लैनी इस वक्त अपने रूम में थी और परेशान हो रही थी और बार बार सभी से पूछ रही थी कि लैन कुरैन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। लैन कुरैन कम से कम 2 हफ्ते से गायब है, जिस वजह से लैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक तो उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है और उनके हस्बैंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। लैनी को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था, लेकिन लैनी खुद को खूब संभाल रही थी। तभी एक सर्वेंट आकर लैनी को बताता है कि किंग वापस आ गए हैं। लैनी जैसे ही ये सुनती है अपने रूम से जल्दी से बाहर आ जाती है और जहाँ पर वो कैरेज खड़ा था वहाँ पर आ जाती है। लैनी कैरेज को देख रही थी। तभी लैन कुरैन वांगसन और बीजान को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकलते हैं। लैनी हैरानी से वांगसन और बीजान को देख रही थी। उसके बाद लैन कुरैन के पास आती है और कहती है हस्बैंड ये दोनों। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और लैनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं पहचानो ये दोनों कौन है। लैनी हैरानी से वांगसन और बीजान को देख रही थी। तभी लैनी की आंखें वांगसन पर टिक जाती है। वांगसन हूबहू वांग जी जैसा दिख रहा था। लैनी हैरानी से लैन कुरैन की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो एकदम वांग जी जैसा है। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वांग जी जैसा तो दिखेगा ही ना, क्योंकि ये वांग जी का बेटा है। लैनी हैरान हो जाती है और कहती क्या कहा, ये वांग जी का बेटा है। लैन कुरैन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ। लैनी कहती है तो वांग जी कहाँ पर है। तभी वांग जी कैरेज से बाहर निकलता है। वांग जी को देखकर लैनी जल्दी से वांग जी के पास जाती है और वांग जी को हक कर लेती है और कहती है कहाँ चले गए थे बेटा तुम। हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की याद नहीं आई। माँ बाप गुस्सा करते हैं, इसका मतलब क्या तुम हमेशा के लिए हमें छोड़ चले गए थे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी हमारी फिक्र नहीं थी। ऐसा कहकर लैनी रोने लगती है। वांग जी लैनी को अपने से अलग करता है और उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है आपकी याद तो हर दिन आती है ना माँ, लेकिन क्या करूँ, मैंने किसी से वादा किया था सारी ज़िंदगी भर उसी के साथ रहूँगा। और आपको पता है ना हम लैंस हैं, और लैंस एक बार वादा करते हैं तो उसे अपनी जान देकर भी निभाते हैं। लैनी कहती है ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं वांग जी। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ माँ, ये वांगसन है और ये बीजान। लैनी हैरानी से वांगसन और बीजान की तरफ देखती है और कहती है इसका मतलब तुमने एक लड़की से शादी की है। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं माँ। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग को आवाज़ लगाता है। विहिंग कैरेज से बाहर निकलता है। उसकी गोद में अभी विहिंग की बच्ची थी। वांग जी जल्दी से विहिंग के पास जाता है और अपनी बच्ची को अपनी बाहों में ले लेता है और जल्दी से लैनी के पास आता है और कहता है देखो माँ, ये मेरी बेटी है। लैनी हैरानी से वांग जी की तरफ देख रही थी। उसके बाद विहिंग की तरफ देख रही थी और कहती है वांग जी ये तो एक लड़का है ना। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ माँ, लेकिन ये स्पेशल है। विहिंग बेबी बर्थ दे सकता है, देखो ना उसने मुझे 2 बेटे और एक बेटी दी है। लैनी अभी भी हैरानी से विहिंग को देख रही थी। उधर विहिंग घबरा रहा था और अपने मन में सोच रहा था अगर लैनी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो। लैनी विहिंग के पास जाती है और प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है थैंक यू बेटा, मुझे मेरा बच्चा वापस देने के लिए। विहिंग कुछ भी नहीं कह पाता है। लैनी जल्दी से विहिंग को भी हक कर लेती है और उसकी पीठ को थपथपाती है। तभी लैन कुरैन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कब तक बाहर खड़े रहेंगे, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर लैन कुरैन वांगसन और बीजान को लेकर अंदर जाने लगते हैं। उधर लैनी जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है मुझे इसे दोगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लैनी जल्दी से वांग की बच्ची को अपनी बाहों में ले लेती है और जल्दी से इसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है इसका नाम क्या रखा है। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है इसका नाम हमने सिया रखा है, लैन सिया। उसके बाद सभी महल के अंदर चले जाते हैं। लैनी वांग जी और विहिंग से बहुत सारी बातें करती है, लेकिन लैन कुरैन तो अपने दोनों ग्रैंड सन के साथ खेलने में बिजी हो जाते हैं। वांग जी लैन कुरैन को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि अपने ग्रैंड सन के साथ लैन कुरैन खुद बच्चे बन गए थे। कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इस राज्य के किंग है। कुछ देर बातें करने के बाद लैनी वांग जी और विहिंग की तरफ देखती है और कहती है कि अब तुम दोनों जाकर रेस्ट कर लो, तुम्हारी बच्ची मेरे पास रहेगी, जब रोएगी तो मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग चले।
विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ता है और अपने महल की तरफ जाने लगता है। वांगजी जब विहिंग के साथ अपने रूम में वापस आता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका रूम वैसा का वैसा ही था जैसा वांगजी छोड़कर गया था। विहिंग भी उस रूम में आकर खुश हो जाता है और कहता है, यहाँ तो सब सामान वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ, शायद माँ बाबा ने उस सब सामानों को वैसा ही रखा है जैसा हम दोनों छोड़कर गए थे। वांगजी विहिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर ले जाता है और कहता है, तुम यहाँ रेस्ट करो, थक गए होंगे ना सफ़र से। विंग कहता है, हाँ, थक तो गया हूँ, लेकिन तीनों बच्चे तो वहाँ पर हैं। तुम्हारे बाबा ने तो वांगसन और बीजान को अपने पास ही रख लिया है और तुम्हारी माँ ने हमारी बेटी को। वांगजी कहता है, हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ फिर से एक और कर लेते हैं, वो तो कम से कम हमारे पास रहेगा। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हमारे लिए 3 ही काफ़ी हैं। वांगजी कहता है, वो तीनों तो उनके पास है, हमारे पास क्या है। विंग कहता है, जो है उसी में काम चलाना होगा, अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा पेन होता है। वांगजी जल्दी से विंग के लिप्स पर अपनी उंगली रखता है और कहता है, वो पेन मैं अब तुम्हें दोबारा दूंगा भी नहीं। वांगसन और बीजान के व्रत के वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, उस वक्त मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने मछुआरे दोस्तों के साथ नदी में गया हुआ था। कि सिया के व्रत के वक्त मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन में देखा, इसलिए मैंने अपने मन में फैसला किया कि अब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, 3 ही काफ़ी हैं। हिंग वांगजी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और वांगजी के कंधे पर सर रख लेता है। वांगजी भी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और विहिंग के सर को सहलाने लगता है। चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो ये स्टोरी मैं बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अक्सर मुझे ठंड लग जाती है जिस वजह से मेरी आवाज़ बैठ जाती है, कभी नाक बंद हो जाता है जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाती हूँ। इसको मुझे 20 तारीख को अपलोड करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई थी। एक बार तो सोचा था कि मैं दूंगी नहीं, लेकिन आधी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और आधी रिकॉर्डिंग बाकी थी। मैंने सोचा एक बार कंप्लीट करके दे ही देती हूँ, इसलिए इसको मैं आज अपलोड कर रही हूँ। वो भी बड़ी मुश्किल से, रिकॉर्डिंग भी बड़ी मुश्किल से की है, अभी भी मेरी नाक बंद है। आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि मेरी आवाज़ कहीं कहीं बदली हुई है। तो चलिए गाइस, आप लोग मेरी इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।